मैथमेटिकल टूल से चलते चलते हम लोग जोसा की काउंसलिंग तक पहुंच गए हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के लिए हो सकता है कि ये हमारे इस चैनल का लास्ट वीडियो हो सकता है कि वो लास्ट टाइम मुझसे आज मिल रहे हो, लास्ट टाइम हो सकता है कि आज आप कमेंट कर रहे हो। बट वी ऑल नो दैट इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए गुड थिंग दैट वी आर मूविंग ऑन। अब हम कॉलेज जा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चों को अच्छी IIT NIT गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मिल रहे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। जोसाई काउंसलिंग आराम से इत्मीनान से बढ़िया से कीजिएगा। किसी प्रकार के कोई भी टेक्निकल इश्यूज आपको ना आए, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। जिन बच्चों का ये जो जेई 2026 से अगर अच्छा नहीं गया तो ऑफ कोर्स ड्रॉप के लिए सोचें, या फिर जिस भी कॉलेज में वो जा रहे हो वहां जाकर अच्छे से मेहनत करें, तब भी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ जोसा की जो काउंसलिंग है उसकी टेक्निकलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है ना, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, चॉइस फिलिंग के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट कराने हैं, डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट कराने हैं, विड्रॉ का मतलब क्या है, एग्जिट का मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, स्लाइड का मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों में A to Z सारी के सारी डिस्कस करूंगा। आपके मन में जोसा से रिलेटेड कोई भी अगर बात रहेगी, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी अगर बात रहेगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको इसी वीडियो के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो सब कुछ बड़े आराम से मैं सॉल्व कर दूंगा। तो जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो इस वीडियो को अच्छे से बड़े आराम से इत्मीनान से देखें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की काउंसलिंग में हेल्प कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो इस पूरी पूरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आपके मन में कोई भी शंका होगी तो ये मान के चलिए कि मैं उस पूरी पूरी शंका को दूर करने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बनाने में ऑफकोर्स 1 घंटे के आसपास का समय लग सकता है, तो वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़े होने के पीछे कारण ये है कि जोसा की काउंसलिंग के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ही, और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस कारण से बच्चे से अगर हल्की फुल्की भी अगर मिस्टेक होगी तो हो सकता है कि जोसा काउंसलिंग से बाहर ही निकल जाए। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा कॉशियस रह के सारे पॉइंट्स बोलने पड़ते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है। तो हो सकता है कि बच्चों ने पूरे 2 साल भर लेक्चर 1.5x पे देखे हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये वाला वीडियो तो आप 1x पे या फिर 1.25x पे ही देखें, और अगर कोई बात अगर ना समझ में आए तो उसको पूरे पूरे वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो के अंदर आपको ऐसा लगे कि यार सर ने ये वाली बात नहीं बताई, है ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। हाँ, इसमें मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि दिस कॉलेज वर्सेस दिस कॉलेज, दिस ब्रांच वर्सेस दिस ब्रांच, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। मैं तो जो सा काउंसलिंग करनी कैसे है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को ही डिस्कस कर रहा हूँ, और उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सारी बातें डिस्कस कर लूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक एक करके बेटा सारी बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जोसा की जो काउंसलिंग है दैट इज बेटा जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी। जॉइंट शब्द इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली 2 एडमिशन बोर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक बेटा अपना जेई एडमिशन बोर्ड, जिसे हम जैब भी कहते हैं, हालांकि बेटा एक जेई एपेक्स बोर्ड भी होता है, लेकिन जेई एपेक्स बोर्ड तो एग्जाम कराने के लिए होता है, एडमिशन के लिए जेई एडमिशन बोर्ड रहता है। और दूसरा है सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड। जो जैब है उसका उसका काम है जितने भी IITs हैं उनमें एडमिशन के लिए, और जो सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड है उसका काम है जितने भी NITs हैं, जितने भी ट्रिपल IITs हैं, और जितने भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं सेंटर वाले, उनके अंदर एडमिशंस की जिम्मेदारी CSAB की है। इस साल से मतलब 2026 से जैब के पास जिम्मेदारी जो है ना वो ISC बैंगलोर की भी एडमिशन की हो गई है, और ISC बैंगलोर के जो बीटेक वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनके एडमिशन जो होंगे वो जैब के थ्रू ही होंगे। मैंने ऐसे जैब के थ्रू तो जोसा के थ्रू ही होंगे। तो इस बार जो भी ऑप्शंस आपके पास ओपन होंगे तो आप नोटिस करना कि इस बार जो बीटेक वाले कोर्सेज हैं ISC बैंगलोर के, वो भी आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे अगर आपकी एडवांस में रैंक है तो। ठीक है, चलिए मैं बेटा 2-3 बातें और बोलता हूँ। अब एक्चुअली हाँ, पहले क्या होता था, मतलब मैं आज से नियरली कोई बड़ा 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर क्या होता था कि ना जेई मेन का एग्जाम AITRIPL के नाम से था, और IIT एडवांस तो अलग से था ही। IIT के एडवांस के एग्जाम के बाद है ना उसकी काउंसलिंग अलग होती थी, और NITs के लिए ऑफ कोर्स AITRIPL के एग्जाम के बाद उसकी काउंसलिंग हुआ करती थी। तो कुछ कंफ्यूजन आ जाया करते थे, जो अच्छे बच्चे थे ना वो दोनों जगह सीट रोक लिया करते थे, और फिर लास्ट राउंड में क्या करता था कि वाला बच्चा IIT चला था और वो जो NIT वाला जो सीट है ना वो खाली हो जाया करती थी। तो इस चक्कर में फिर दोनों ने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम काउंसलिंग अलग अलग करने के बजाय हम एक साथ ही काउंसलिंग करते हैं, तो इसमें जो बच्चा लास्ट राउंड में सीट छोड़ रहा है ना वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। और इसी चीज का ऑफ कोर्स फायदा देखकर ISC बैंगलोर ने कहा कि एक काम करते हैं हम भी आपके साथ ही एटलीस्ट बीटेक वाली डिग्रीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए जॉइंट शब्द जो ना वो यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो एडमिशन बोर्ड्स हैं, चाहे बेटा वो जेई एडमिशन बोर्ड हो, चाहे वो आपका सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड हो, चाहे बेटा आपका ISC बैंगलोर वाला जो एडमिशन बोर्ड हो, वो सारे सारे यहाँ पर आकर जुड़ गए हैं। दैट इज अ गुड थिंग है ना। अब बच्चा बड़ा ऑफ कोर्स ना अगर मान लो कि सीट छोड़ता है तो उस सेम ही पूल के अंदर से बच्चा ऊपर आ जाएगा और उस सीट को वहां पर वो पकड़ लेगा। तो एक ही जगह एडमिशन होने से, एक ही जगह काउंसलिंग होने से काफी ज्यादा फायदा रहता है। अब जैसे ही आप चॉइस फिलिंग का पोर्टल खोलोगे तो आपको एग्जैक्टली कौन से ऑप्शंस नजर आएंगे, मैं इस पर थोड़ा सा आपका समय लूंगा, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं।
कितने सारे आईआईटीज हैं, कितने सारे एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हैं, खूब तरह के ऑप्शंस हैं और उन कॉलेजेस के अंदर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। किस बच्चे को उसके पोर्टल पर क्या क्या नजर आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से एग्जाम दे रखे। लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे मान लीजिए जिन बच्चों ने जेई एडवांस 2026 का एग्जाम क्लियर किया है उनको आईआईटीज और आईएससी का ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन जिस बच्चे ने सिर्फ जेई मेन क्लियर किया है और आईआईटी और जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर नहीं किया है उसको सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ही नजर आएंगे। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जिस बच्चे ने जेई मेन क्लियर किया है उसको सारे के सारे एनआईटी, सारे के सारे ट्रिपल आईटी और सारे के सारे बेटा गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंटर वाले ये नजर आएंगे। जिस बच्चे ने जेई एडवांस क्लियर किया है उसको ये तो नजर आएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स जेई एडवांस अगर क्लियर किया तो जेई मेन तो क्लियर है ही ना। साथ साथ में उसको जितने भी आईआईटीज और आईएससी बैंगलोर के जो ऑप्शंस है ना वो भी नजर आएंगे। तो आपको कौन से ऑप्शंस नजर आते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से एग्जाम दे रखे हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आईआईटी जेई एडवांस का रिजल्ट आया तो उसके साथ साथ आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट एएटी का फॉर्म भी आया। ये एएटी का फॉर्म 2 जून तक भर सकते हैं। इसमें आईआईटीज के अंदर जो आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की जो डिग्री है वो आईआईटी खड़गपुर में, रुड़की में या बेटा मेरे ख्याल से बीएचयू के अंदर मिलती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ना उनको एक छोटा सा हल्का सा एग्जाम और देना पड़ता है। ये एग्जाम 4 जून को होगा। 2 जून के शाम को 5 बजे तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो होगा वो 7 जून को आ जाएगा। तो कोई बच्चा अगर एएटी का एग्जाम भी अगर दे लेता है तो उसको क्या होगा कि इन सारे ऑप्शंस के साथ साथ, मतलब ये वाले ऑप्शन तो उसको नजर आएंगे। एएटी का एग्जाम देने के बाद इसका जो पोर्टल होगा उसमें इसको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन केजीपी, इन रुड़की और इन बीएचयू भी उसको ऑप्शंस नजर आएंगे। सो ऑप्शंस नजर आएंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से एग्जाम दे रखे। लेट मी जस्ट वंस एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि जेईई मेन का जो एग्जाम है ना उसमें पेपर 1 और पेपर 2 थे। अपने बेटा ऑफ कोर्स पेपर 1 ही दिया जो बीई और बीटेक के लिए होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 2 भी दे रखा होता है जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए होता है। जिन बच्चों ने पेपर 2 दे रखा होता है ना, उनके पास क्या होगा कि ये वाले सारे के सारे ऑप्शंस तो नजर आएंगे। उसके अलावा उनको कुछ और ऑप्शंस भी नजर आएंगे। जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के अंदर ऑप्शंस नजर आएंगे। कुछ एनआईटीज और कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और बैचलर ऑफ प्लानिंग के भी कुछ ना कुछ कोर्सेज हैं, तो वो उनको एक्स्ट्रा नजर आएंगे। तो आपको पोर्टल के ऊपर कौन से ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं। तो आई रियली होप बेटा सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने जेईई मेन ही क्लियर कर रखा है तो आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीए मिलेंगे। आपने अगर जेईई मेन और एडवांस दोनों क्लियर कर रखे हैं तो आईआईटी और आईएससी के ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे। आपने एएटी का एग्जाम दिया है तो आपको अगेन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के ऑप्शंस भी नजर आएंगे। अगर आपने जेईई मेन का पेपर 2 दिया है तो उस केस में आपको ये कुछ ऑप्शंस, ये जो आपके पास दूसरे ऑप्शंस थे बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और बैचलर ऑफ प्लानिंग वाले जो ऑप्शंस हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में, वो भी आपको ऑप्शंस नजर आएंगे। ऐसे अगर आपको याद हो तो मैंने बेटा लास्ट है ना ईयर के अंदर एक वीडियो बनाया था आपके लिए, दैट वाज यूसीड का एग्जाम, यूसीईडी वाला एग्जाम। अगर वो किसी बच्चे ने अगर एग्जाम दिया है तो उसको हो सकता है कि ना बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इन आईआईटी दिल्ली भी ऑप्शन नजर आएगा। सो आपको क्या ऑप्शन नजर आते हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। एनीवेज चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सबसे पहले इस बार आपके पास 5 राउंड है। लास्ट ईयर बेटा जो सही काउंसलिंग के अंदर 6 राउंड थे, इस बार 1 राउंड कम है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। इससे कोई भी चिंतित ना हो कि सिर्फ 5 राउंड है तो क्या लास्ट ईयर कोई ना कॉलेज 10,000 पे खत्म हुई थी, क्या इस बार इस साल 9,000 पे खत्म हो जाएगी? ऐसे क्यों होगा यार? ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स तो हल्की फुल्की बढ़ती है, घटती थोड़ी है। किसी कॉलेज के अंदर लेट से क्या ना बेटा मान लो कि लेट से कि 100 सीट थी तो वो 101 102 ही होंगी, 99 नहीं होती। इवन बीच के अंदर बेटा इस बार मेरे ख्याल से थोड़े बहुत आईएससी बैंगलोर के भी कुछ कॉलेज होंगे जो बीच के अंदर एंटर होंगे, उनके बीटेक वाले प्रोग्राम, तो हल्की फुल्की रैंक उधर ही जाएगी। तो है ना, नंबर ऑफ राउंड कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ना। इस बार सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड ही होंगे। हाँ, ये 5 राउंड सिर्फ जोसा के हैं। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए एक अलग से स्पेशल राउंड होता है जिसे हम सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का अलग राउंड बोलते हैं। उसका जोसा से कोई रिलेशन नहीं है। मैं लास्ट में आके इस बात को एक बार वापस से समझा दूंगा। जो शेड्यूल है वो बेटा पूरा का पूरा आ चुका है। देन शेड्यूल को मैंने 2-3 अलग अलग पार्ट के अंदर लिख रखा है। मैंने इस पेज के ऊपर जो शेड्यूल लिखा है वो कुछ इस तरीके से है। 1 जून को बेटा आप जानते हैं कि रिजल्ट आ गया। 2 जून को शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन बेटा आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और चॉइस फिलिंग भी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट की जो चॉइस फिलिंग है बेटा, सॉरी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहेगा वो भी अप्लाई कर सकता है। उसका रिजल्ट भी 7 जून तक आ जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑप्शन और मैं पढ़ देता हूं।
जैसे ही 2 जून को चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, आपके पास साइड में एक प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड प्री लोड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं जैसे ही कल पोर्टल स्टार्ट होगा, 2 जून को पोर्टल स्टार्ट होगा, तो वैसे ही आप जोसा की जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो जमा करा सकते हो। भले आपको सीट अभी तक मिली नहीं है, बट आप जमा करा सकते हो। प्री पेमेंट इसलिए शब्द यूज किया गया है क्योंकि आज तक क्या होता है था कि सीट आपको पहले मिलती थी और आप उसके बाद फीस जमा कराया करते थे। लेकिन ऐसा पाया गया कि जब भी आप फीस जमा कराया करते थे तो कई बार पोर्टल के इश्यूज आ जाया करते थे। तो उन इश्यूज को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि यार अगर मान लो कि सीट मिलेगी लेट से कि किसी 1 तारीख को, फिर 2 दिन का ही समय मिलता है फीस जमा कराने के लिए, उसमें कई बार बैंक की छुट्टी हो गई, कई बार किसी बैंक में कोई इशू आ गया, कई बार कोई टेक्निकल इशू आ गया। तो इस बार लास्ट ईयर भी ऐसा था, जोसा ने यह कह दिया कि आप ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ना कभी जमा करा दो। आपको बच्चा बोलते कि सर मान लो कि ना मुझे अगर है ना सीट नहीं मिली तो थोड़ा उस केस में आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। तो ये प्री पेमेंट शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हम सीट मिलने से पहले ही पेमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बेटा प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट। अदरवाइज क्या कि डॉक्यूमेंट्स हमें जैसे सीट मिलती है उसके बाद अपलोड करने पड़ते हैं, लेकिन अगेन अपलोडिंग के अंदर कुछ सर्वर के इश्यूज हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप पहले से जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहे हैं उनको आप लगातार अपलोड करते जाइए। तो आप कल से ही आप चाहो तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा सकते हो और चाहो तो आप बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकते हो। सीट एक्सेप्टेंस फीस एग्जैक्टली क्या है, कितनी देनी है, ये भी समझाऊंगा, और ये कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ये मैं आराम से इत्मीनान से समझाऊंगा। जैसे जैसे बातें आएंगी वैसे वैसे ही बताऊंगा। 8 जून 2026 को डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन 1 होगा। क्या है ये वाली बात, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। 10 तारीख को है ना मॉक टेस्ट सीट अलोकेशन का राउंड 2 होगा एंड उसके बाद बेटा हम अपने चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। 11 जून को जो अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, चॉइस फिलिंग आपकी बंद हो जाएगी और प्री पेमेंट और जो प्री अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारी काउंसलिंग जो है वो 2 जून से स्टार्ट हुई है और 11 जून तक आप चॉइसेस फिल कर सकते हो। अपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो प्री अपलोडिंग वाला काम है वो कर सकते हो, प्री अपलोडिंग वाला काम कर सकते हैं। 11 जून के बाद में आप अपनी चॉइसेस फिल नहीं कर पाओगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। डेट्स बड़ा लगभग यही रहती हैं, डेट से चेंज नहीं करते हैं। 11 जून से पहले ही सारे सारे चॉइसेस फिल करनी है। ये मॉक सीट एलोकेशन क्या है, चॉइसेस कैसे फिल करनी है, हम एक एक करके देखते हैं। पहले इस वाले पेज में मैंने क्या सीखा कि हमारा जो काम है ना बड़ा मेन काम जो है वो 2 जून से 11 जून के अंदर, इसके अंदर में बेसिकली चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करनी है, और अगर हमारा मन हुआ तो हम डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं और सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा कर सकते हैं। इनमें मन हुआ ये वाली बात क्यों बोली, क्योंकि बेटा ये वाली चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं, है ना। सीट मिलने के बाद में कर सकते हैं और सीट मिलने से पहले भी कर सकते हैं। सीट मिलने से पहले अपनी मर्जी है, सीट मिलने के बाद तो ऑफ कोर्स करना ही है। एक एक करके बेटा अपन एक एक बात को डिस्कस करते हैं। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा बेटा, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2 जून को शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा। josa.nic.in पर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। यूजर नेम जो होगा वो जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर होगा। भले आपने आईआईटी एडवांस क्लियर किया होगा, लेकिन यूजर नेम आपका जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर ही है, और जो पासवर्ड है बेटा वो अगेन आपके जेई मेन का जो पोर्टल पे जो पासवर्ड था वही है। अगर पासवर्ड नहीं याद है तो ऐसे केस में पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर से। ऑफ कोर्स बेटा चॉइस फिलिंग जो है वो अपने आप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। चॉइस फिलिंग के कोई पैसे नहीं है। आपको सीट मिलती है ना, तो सीट को एक्सेप्ट करने के पैसे हैं, लेकिन चॉइसेस को फिल करने के कोई पैसे नहीं है। सीट फिल करने के बाद क्या मिल रहा है ये देखने के पैसे नहीं है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑफ कोर्स हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी। इसलिए फीस का नाम क्या है, सीट एक्सेप्टेंस। सीट देखने, मैं एक बार कोई बच्चा बोलते हैं ड्रॉप का सोच लिया, मैं उसे ड्रॉप ही लूंगा, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। बिल्कुल चेक कर सकते हो सर, क्या मेरे पैसे लेंगे? नहीं, चेक करने कोई पैसे नहीं है, पार्टिसिपेशन के भी कोई पैसे नहीं है, आपको कौन सी सीट अलॉट हो रही है देखने के कोई पैसे नहीं है। हाँ, अगर आपको जो सीट अलॉट हो रही है अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो और सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाना चाहते हो तब आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज फीस नहीं देनी पड़ेगी। मैं यहां पर इस पॉइंट वापस आऊंगा। जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे वैसे ही क्या होगा कि आपको ना ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाएंगे, देखेंगे कि यार क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स बड़ा आप अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th एग्जामिनेशन का जो बोर्ड है बड़ा वो, और जो बर्थ की जो कैटेगरी है बड़ा वो चेंज नहीं कर सकते। जो चीजें चेंज कर सकते हो, नेशनलिटी में कोई चेंज है बेटा वो चेंज कर सकते हो। क्लास 12th की पासिंग के अंदर ईयर में अगर कोई गलती हो गई है तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसे चाहो तो चेंज कर सकते हो। स्टेटस ऑफ क्लास 12th पासिंग बेटा अगर ये चाहो तो चेंज कर सकते हो। चाहो तो मतलब मान लो कोई बच्चा पहले फेल्ड था अब पास हो गया तो वो चेंज करना चाहे बेटा चेंज कर सकता है।
ठीक है। और बेटा जेंडर में अगर मान लो कि आपने कुछ उल्टा पुल्टा अगर लिख दिया तो वो भी अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो क्लास 12 की कुछ डिटेल्स बेटा आप चेंज करना चाहो, क्लास 12 में बेटा स्टेट वगैरह मान लो आपका चेंज हो रहा हो, गलत हो तो उसे ठीक कर सकते हो। क्लास 12 का स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि बेटा कोई बच्चा है बिहार के अंदर, बिहार का रहने वाला है और वो पढ़ने के लिए कोटा आ रखा था और क्लास 12 उसने कोटा से दी, तो क्लास 12 उसने कहां से की? राजस्थान से की। तो उसका जो होम स्टेट होगा वो राजस्थान काउंट किया जाएगा, उसका होम स्टेट बिहार नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो आपका डोमिसाइल जो होगा वो क्लास 12 के एग्जाम से डिसाइड होगा कि उसने क्लास 12 का एग्जाम कहां से दिया है। तो क्लास 12 में अगर किसी बच्चे ने मान लो कि अपना गलत स्टेट लिख दिया तो उसे आप सही कर सकते हो। ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एनआईटीज होंगी वो हमेशा ही आपको होम स्टेट के हिसाब से मिलेंगे और होम स्टेट किससे डिसाइड होगा? आपको जो क्लास 12 आप जिस स्टेट से देते हो वहां से डिसाइड होगा। ठीक है। ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये चीजें आप चेंज कर सकते हो। जेंडर किसी बच्चे ने अगर गलत लिख दिया तो भी चेंज कर सकते हो, हालांकि ऐसा कोई होगा नहीं। ठीक है। आई होप बेटा इस बारे में समझ आ गया हो। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को बेटा, josa.nic.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन बेटा जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से है। जो बेटा बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा उनका जेई एडवांस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज होगा। जो बेटा है ना ओवरसीज वाले जो बच्चे हैं ना वो भी तो बेटा जोसा काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनके लिए इससे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बार वापस बेटा उसी पेज पे आता हूँ। हाँ, मैं इस पेज वापस आता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग बेटा हो गई, ये वेबसाइट हो गई, यूजर नेम पासवर्ड हो गया। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आप चेंज कर सकते हो, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हो मैंने आपको बता दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। पार्टिसिपेशन जो है वो बेटा फ्री है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग जो है बेटा वो फ्री है। चॉइस फिलिंग के बाद मुझे क्या मिला ये देखना फ्री है। एक्सेप्ट करते टाइम आपसे पैसे मांग लेंगे। जो भी आपको चॉइसेस फिल करनी है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, फिल इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जो भी आप, जैसे मान लो कोई बच्चा है, लेट से कि उसकी 8000 रैंक है ना, तो आइडियली बेटा उसे पहले पता होना चाहिए कि यार मेरी रैंक के आसपास क्या मिल रहा है। तो आप एक काम करो बेटा, अपनी कंपटीशन की वेबसाइट पे या ऐप पे जाओ और वहां पर फ्री सोर्सेज के अंदर जाके एक बार चेक कर लो कि है ना जोसा के अंदर है ना क्लोजिंग रैंक या थोड़ा जोसा की जेई मेन जेई एडवांस के अंदर क्लोजिंग रैंक वाला कोई ना कोई एक उसके अंदर एक ऑप्शन दिखा रखा होगा। वहां पर आप जाओगे तो 8000 रैंक जैसे आप पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 7000 रैंक ऑनवर्ड्स कौन सी चीजें आपको मिल रही है। तो 8000 रैंक और उसके आसपास कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। वो आप जोसा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और अपनी कंपटीशन की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर का जो 6th राउंड का जो डेटा था वो अपने बेटा अपनी कंपटीशन की वेबसाइट पे डाल रखा है। उससे पहले वाले राउंड का बेटा डेटा जो है वो इतने काम का नहीं है। लास्ट राउंड का जो डेटा है वही काम का है, वो अपनी कंपटीशन की वेबसाइट पे आपके पास पड़ा है। तो आप तो ये देखो कि 7000 के बाद या फिर 6500 रैंक के बाद कौन सी चीजें हैं। वो तो चीजें उसमें मुझे कौन सी पसंद है। हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो जो बड़ा 7800 रैंक के आसपास हो और हो सकता है कि अपन को इस बार मिल रही हो, लेकिन आपको लगता है कि सर मुझे ये वाला सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना, तो उसे मत लिखो। जो आपको पढ़ना हो आप वही ऑप्शंस लिखें। ऑप्शन फिलिंग के अंदर आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको सबसे ऊपर ही ऊपर मोस्ट प्रिफर्ड लिखना है। मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। जो आपकी रैंक के आसपास सबसे बढ़िया कॉलेज और ब्रांच हो उसे सबसे ऊपर नंबर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे लगातार आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर, लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। इसमें 2-3 बातों का बड़ा खास तौर से ध्यान रखना है। जब भी आप चॉइस फिलिंग आप पोर्टल पे करेंगे, जोसा की वेबसाइट पे करेंगे, उससे पहले आप सारी की सारी चॉइस फिलिंग पेपर पर करेंगे। पेपर पर करेंगे चॉइस फिलिंग, सीधे बेटा जोसा की पोर्टल पे नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप बेटा चॉइस फिलिंग करेंगे बेटा 2 तारीख 3 तारीख को अवॉइड ही करें। 2 और 3 तारीख को जोसा के पोर्टल पर इतना ज्यादा क्राउड होगा कि जैसे आप 3-4 ऑप्शन फिल करोगे बेटा वैसे क्रैश हो जाएगा, फिर 3-4 फिल करोगे क्रैश हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप आराम से पेपर के ऊपर बढ़िया तरीके से फिल कर लो, अपने टीचर से, पेरेंट्स से, सीनियर से डिस्कस कर लो कौन सा ऑप्शन ऊपर रखना है, कौन सा ऑप्शन नीचे रखना है, बस। तो 2 और 3 तारीख को खास बेटा कोशिश ना करें, 4 तारीख के आसपास कोशिश करें। तीसरी बात बेटा, अगर मान लो कि लेट नाइट अगर आप कोशिश करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है बेटा। लेट नाइट मेरे ख्याल से बेटा पोर्टल पे थोड़ा सा इशू कम रहेगा, तो लेट नाइट अगर ट्राई करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो चॉइस फिलिंग में बेटा पेपर पे करें, 2 और 3 तारीख को ट्राई नहीं करें, 4 तारीख के आसपास से ट्राई करें। लेट नाइट को अगर आप बेटा ट्राई करते हो तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा सर्वर उस टाइम पर क्राउड थोड़ा सा कम रहता है, तो बड़े आराम से आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। मोस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे, लीस्ट प्रिफर्ड बेटा मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर, लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे। पेपर पर पहले डालेंगे और बाद में पोर्टल के ऊपर ऐसे बड़े आराम से सारे चॉइसेस को अच्छे से बढ़िया से फिल कर देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हो सके मैं कई बार बोलता हूं एज मैनी एज पॉसिबल, जितने ज्यादा बड़ा चॉइसेस फिल करोगे उतना अच्छा है। मैंने ऐसे बच्चे देखे है ना सर, मैंने तो सिर्फ 30 ऑप्शन भरे, मैंने सर पूरा ज्ञान है मेरे को, तो लास्ट जगह क्लोजिंग सब देख रखा है, मैंने तो सिर्फ 30 ऑप्शन भरे और पहले राउंड में कुछ मिलता ही नहीं उनको।
और वो फिर कांपना स्टार्ट करते हैं। वो अलग बात है कि उनको 5वें राउंड पर, चौथे राउंड पर कुछ कुछ मिल जाता है, बट उनको उनका कांपना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई 30 ही क्यों भर रहा है? 40 भर, 50 भर, 60 भर, 100 भर, खूब भर। मतलब अगर मान लो कि तेरी रैंक बड़ा, अगर मान लो कि लेट्स से कि 8000 है, तो जिन रैंक्स की क्लोजिंग 12000 तक गई है लास्ट ईयर तक, आप तो वहां तक भरो। तो फिल एज मेनी एज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। फिल करने में, ज्यादा भरने में कोई नुकसान नहीं है ना? कम भरने का कोई फायदा नहीं है, तो ज्यादा भरो, ठीक है। और जो आप नीचे भर रहे हो, बट ऑफ कोर्स वो लीस्ट प्रेफर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बेटा 8000 तक रैंक है और आपको लगता है कि आपको ना ये 20वें नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिर्फ 20 तक नहीं भरना बेटा, आगे चलते जाओ, 50 ऑप्शन तक भरो, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि पहले राउंड में कुछ मिलता है तो बच्चा पैनिक करना स्टार्ट करता है, फिर वो बार बार लगातार फोन करता है कि सर कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। तो इसलिए बेटा लगातार आप ध्यान रखें कि इन बातों का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस बड़ा मैंने बता दिया, मैं इस पर और थोड़ी सी बात और करूंगा। अगला पॉइंट, जैसे जैसे बड़ा चॉइसेस फिल करें उनको लगातार सेव करते चलें। लेट्स से कि आपने 10 चॉइस फिल कर दी, सेव कर दो, फिर 10 भर दी, सेव कर दो। अगर आप सेव नहीं करोगे, बड़ा पोर्टल कई बार अपने आप रिफ्रेश होता रहता है और आप 10 बड़ी मुश्किल से फिल करोगे, फिर वो रिफ्रेश होता है, 10 के 10 गायब, फिर आपने 10 फिल की, फिर वापस से गायब। तो आप जब जब मौका मिले, आपने 10 भर दी, फिर से सेव कर दो, फिर 10 भर दी, फिर सेव कर दो। लास्ट में बेटा लॉक, लॉक करना है या नहीं करना। लॉक मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी सारी चॉइसेस फिल कर दी है, अब मैं चॉइसेस को ऊपर नीचे नहीं करना चाहता, कुछ ऐड या डिलीट नहीं करना चाहता। अब मैं तो बस फ्रीज, मैं तो एकदम बस चॉइसेस जो है ना उनको बस लॉक करना चाहता हूं कि मेरा जो ऑप्शंस है मैं उसमें कुछ नया इंक्लूड नहीं करना चाहता, मैं कुछ एक्सक्लूड नहीं करना चाहता। चॉइस 4 को 5 पे, 5 को 4 पे नहीं लाना चाहता, इसको हम बोलते हैं लॉक करना। तो मैं स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉक मत करना, लॉक मत करना। लॉक करने को फायदा है नहीं। अगर आपने सेव कर लिया तो ठीक है, फिर मान लो किसी भैया ने बताया कि यार नहीं नहीं, मेरी वाली कॉलेज के अंदर ये वाली नई ब्रांच चाहिए, इसको तो जरूर इंक्लूड करना, और आप बिल्कुल कन्विंस्ड हो, उसे इंक्लूड कर लो। अगर आपने लॉक कर लिया तो आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे। किसी ने, एक भैया ने कहा कि नहीं नहीं यार, इस वाले कॉलेज को ऊपर लेके, इस वाले कॉलेज को नीचे लेके। अगर आपने पहले से लॉक कर लिया तो ऐसे केस में आप वापस से उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो ऐसा करना ही क्यों है। और अगर आप लास्ट तारीख को 11 तारीख तक अगर आप लॉक नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा कहते कि सर मैंने लॉक नहीं किया तो क्या होगा, बेटा कुछ नहीं होगा। 11 तारीख को जैसे मान लो पोर्टल जिस टाइम पर चॉइस फिलिंग बंद होगी, शायद शाम को 5 बजे, तो अपने आप लॉक हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लास्ट ईयर से उन्होंने एक अच्छा काम ये स्टार्ट कर दिया कि अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती से लॉक कर दिया है ना, वो कई बार बच्चा लॉक को ही सेव समझता है कि शायद लॉक करने से सेव हो जाएगा, बल्कि लॉक करने से चॉइसेस को ऊपर नीचे करना और इंक्लूड और एक्सक्लूड करने वाला ऑप्शन बंद हो जाता है। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने लॉक कर दिया, तो लास्ट ईयर से ऐसा ऑप्शन आ गया कि आपके पास है ना एक ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर पे और आप उसको अनलॉक भी कर सकते हो। तो अगर मान लो गलती से अगर लॉक हो भी गया तो आप अनलॉक करने के ऑप्शंस भी हैं। सो इसमें कुछ खास है मेरे ख्याल से डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सारे ऑप्शंस बड़ा समझ में आ गया आपको, आगे चलें। हाँ, ये वाले हमने डिस्कस कर ही लिया। अब हम एक बार राउंड 1 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो आपको 11 तारीख तक जो सब कुछ समझाया ना, वो राउंड 1 नहीं है। राउंड 1 तो 13 तारीख से स्टार्ट होगा। कहां गया बेटा, ये ना, ये जो मैंने आपको 11 तारीख तक काम बताया, ये ना राउंड 1 है ना राउंड 2 है, ये तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है, बस। ये अब से लेकर 11 तारीख तक चलेगा और मेन काम ही यही है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका राउंड 1। 12 तारीख को कुछ नहीं होगा और 13 तारीख से बड़ा आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा। और जो राउंड 1 स्टार्ट होगा उसमें समझाता हूं। 13 जून को 10 बजे राउंड 1 स्टार्ट होगा। राउंड 1 स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि सीट अलोकेशन, कि आपने 11 तारीख को जो चॉइस फिलिंग की थी और आपकी जो जेई मेन की और एडवांस की जो रैंक है, उसके हिसाब से आपको इस आईआईटी के अंदर ये वाली ब्रांच, या फिर इस एनआईटी के अंदर ये वाली ब्रांच, या फिर इस गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर ये वाली ब्रांच मिल रही है। ये आपके पास 13 जून को सुबह 10 बजे आपके पास ये आ जाएगा। 13 जून से लेकर 26 जून तक हमारे पास राउंड 1 है। 26 जून को शाम को 5 बजे बेटा आपका राउंड 1 जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस राउंड 1 के अंदर आपको एग्जैक्टली करना क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ऑफलाइन रिपोर्टिंग तो सिर्फ और सिर्फ बेटा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे ना उनके लिए है। सारे काम आपके ऑनलाइन ही होने हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं होना। ऑफलाइन तो सीधे आपको जो भी आईआईटी एनआईटी है वहां पर जाना है लास्ट में पढ़ने के लिए, उस टाइम पर वापस से डॉक्यूमेंट देख लेंगे। सारे काम ऑनलाइन ही होने हैं। इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर सबसे पहला काम है फीस पेमेंट। इसे हम सीट अलोकेशन फीस ऐसे हम बोलेंगे, या फिर बेटा प्रोविजनल सीट अलोकेशन फीस ऐसे बोल देते हैं। फीस जमा करानी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं वो करने हैं। हालांकि बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर मैंने तो 11 तारीख से पहले ही सर ये सीट अलोकेशन फीस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात। अदरवाइज बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास 13 से लेकर 26 तक इसका समय मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स बाय द कैंडिडेट टू क्वेरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम सुनना। आपने जो भी फीस जमा कराई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, उसके बाद हो सकता है कि आपके पास जोसा से मेल आए, जोसा से मैसेज आए कि यार आपने जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अंदर ये वाला डॉक्यूमेंट ब्लर्ड है,
इसको आप वापस से दीजिए। ये जो आना है इसको हम बोलते हैं क्वेरी जनरेट करना। क्या बोलते हैं बेटा? क्वेरी जनरेट करना। तो इस टाइम के अंदर आपकी क्वेरीज भी जनरेट होंगी और जो क्वेरीज आएंगी उसका आपको उनको रिप्लाई करना है, कंपल्सरी है। उन्होंने कहा कि बेटा आपके जो 12th की जो मार्कशीट है ना, ये आपने गलत डाल दी, आपने 10th की मार्कशीट डाल रखी है। फिर आप बोले हाँ यार गलती की मेरे से। तो वो अपने आप ही आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके बोलेंगे कि आप में ये गलती है, और जो गलती है ये क्वेरी जनरेट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेरी का रिप्लाई करना है, एंड दैट्स इट। बेटा आपने जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हमें दिया है ना, वो 1 अप्रैल 2026 से पहले का। बल्कि आपको एबीजे सर बार बार बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के सारे सारे सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2026 के बाद क्यों होने चाहिए। फिर भी आपने हमें 1 अप्रैल 2026 से पहले वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चिपका दिया है। प्लीज नया वाला सर्टिफिकेट दें। ये कहां बताएंगे? क्वेरी जनरेशन बताएंगे। वो क्वेरी जो जनरेट होगी, आपके पास मेल भी आएगा, आपके पास मैसेज भी आएगा, आपका जो पोर्टल होगा जिस पर सारे सारे काउंसलिंग हो रही है उसके अंदर भी ये चीज आएगी। तो लगातार उस पोर्टल को लगातार चेक करते रहना राउंड 1 के अंदर, और जैसे क्वेरी जनरेट होगी वी हैव टू रिप्लाई फॉर इट। हाँ, वो मैं उस टाइम तक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अरेंज नहीं करा पाया था, अब अरेंज हो गया, लीजिए सर, हम उसको क्वेरी का रिप्लाई कर देंगे। परफेक्टली फाइन। अब इसमें कोई बच्चा ये भी होगा कि सर मेरे पास तो क्वेरी नहीं है, सर मैं तो राउंड 1 में 13 जून से लेकर 26 जून तक आलती पालती मार के बैठा हूँ, सर मेरी क्वेरी जनरेट नहीं हुई है ना, और वो मेरे को लगातार फोन कर रहा है कि सर मेरी क्वेरी नहीं है। अबे क्वेरी जनरेट नहीं हुई इसका मतलब है कि तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं। क्वेरी उसकी जनरेट होगी जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होगा या फीस के अंदर कोई इशू होगा। अगर क्वेरी जनरेट नहीं हुई है इट मींस दैट एवरीथिंग इज टोटली फाइन, और अगर क्वेरी जनरेट हो भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से, बड़ा कोई ऐसा खास इशू नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एक बात और बोलता हूँ, पता नहीं बेटा ये वाली बात आगे मैं बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ, तो मैं बताता हूँ। अब इसमें कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि जो कह रहे कि सर मैं ना ईडब्ल्यूएस से मैंने फॉर्म फिल किया था और मैं ईडब्ल्यूएस 2026 1 अप्रैल 2026 के बाद का डॉक्यूमेंट में अरेंज नहीं कर पाया, और से मेरे पास क्वेरी जनरेट होगी कि यार तुमने तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है, और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरने के बाद है ना तुमने तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया नहीं। अब क्या होगा सर? तो अब आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि उस टाइम मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, 1 अप्रैल 2026 के बाद मुझसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं अरेंज हुआ है ना, अब मुझे जनरल में कंसीडर कर लो। तो ऑफकोर्स आपको नुकसान तो होगा ही। जो बड़ा आपको पहले कॉलेज मिल रही थी वो ऑफकोर्स अब आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं निकालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो काउंसलिंग से बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ ये जरूर है कि हो सकता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें ईडब्ल्यूएस से अगर आप जाते तो हो सकता है आपको 20th नंबर की कॉलेज और ब्रांच मिल जाती, अब हो सकता है कि आपको 35th नंबर की कॉलेज और ब्रांच मिले। तो नुकसान तो है, ऑब्वियस बात, बट नुकसान तो है। अगर हमें कोई रिजर्वेशन मिल रहा था और हम वो रिजर्वेशन अगर अब अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उसका नुकसान है, लेकिन आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं निकालेंगे जब तक वो इस बात से कन्विंस्ड ना हो कि इस बच्चे ने जानबूझकर फॉरफिटेड डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, तब तक आपको वो काउंसलिंग से बाहर नहीं निकालते। तो अगर किसी बच्चे से अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स अगर अरेंज नहीं हो पाए तो ये मतलब यू हैव टू बी वरीड ऑफ कोर्स, बड़ा ठीक है, ऑप्शंस तो बच्चे की कॉलेज ब्रांच तो घट गई ना, बट ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। आप उनको बोल देना कि ना सर मैं अरेंज नहीं कर पाया, प्लीज कंसिडर मी इन जनरल, बट फिर आपको जनरल में कंसिडर मतलब सीआरएल रैंक से आपको कुछ ना कुछ वो दे देंगे, और आपकी जो उस टाइम पर जो मिल रही थी ना जो कॉलेज जो ईडब्ल्यूएस के हिसाब से ओबीसी के हिसाब से वो किसी और बच्चे को दे देंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेटा अभी बोल दिया, हालांकि बेटा इसका बोलने का टाइम बाद में था। राउंड 1 जो है वो 26 जून 2026 फ्राइडे को शाम को 5 बजे बेटा कंक्लूड हो जाएगी, और इस टाइम पर लास्ट डेट है ये फीस पेमेंट की राउंड 1 की। अब मैं यहां पर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि राउंड 1 की फीस जमा कराने की ये लास्ट डेट है। अगर किसी बच्चे ने इस टाइम तक अगर फीस जमा नहीं कराई, और मान लो कि लेट से किसी बच्चे को 50वें नंबर का ऑप्शन मिला, यार 50वें नंबर की तरफ को ये है ना हम कॉलेज दे रहे हैं, और अगर उसने फीस जमा नहीं कराई तो उस बच्चे को काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे, ये फीस जमा कराने की लास्ट डेट है। हाँ किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कुछ मिला ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मिल गया तो फीस जमा कराना कंपलसरी है। फीस जमा नहीं कराई इट ऑटोमेटिकली मींस कि वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम द जोसा काउंसलिंग, फिर हमें बाहर निकाल देंगे और हमारी जगह किसी और बच्चे को फिट कर देंगे। मैं इस बात को और बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले टाइमलाइन एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं इस बात में वापस से आऊंगा। राउंड 1 के अंदर बेटा 29 जून 2026 को 1 बजे तक रिजोल्यूशन ऑफ फीस पेमेंट ऑफ कैंडिडेट हु मेड पेमेंट अटेम्प्ट बिफोर द पेमेंट डेडलाइन, बड़ा मान लो पेमेंट अगर उनके पास पहुंचा नहीं पहुंचा उसके वो बड़ा रिजोल्यूशन होंगे उस चीजों के। 29 जून 2026 को शाम को 5 बजे तक बड़ा विथड्रॉवल का ऑप्शन आएगा। द लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड टू द विथड्रॉवल क्वेरीज बड़ा जनरेट कर रखी थी ना, उनका बड़ा रेस्पॉन्स का लास्ट टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है, एंड बड़ा राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होगा 30th जून से। ये बड़ा राउंड 2 जो 30th जून से स्टार्ट हुआ, ये तो बड़ा ऑफ कोर्स वही रिपीटेशन ही है जो मैं पहले काम कर रखे थे, जो बड़ा पहले काम कर रखे थे उसी के बाद फिर राउंड 2 राउंड 3 राउंड 2 के अंदर एग्जैक्टली सेम काम ही होने। अब बेटा मेरे ख्याल से बातें बहुत सारी हो गई मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं यहां पर कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे ही हमारे पास राउंड 1 आया
राउंड 1 जो था बड़ा मेरे ख्याल से 13 से लेके 26 ऑफ जून के बीच में था, बड़ा जितना मुझे याद था। और इसके अंदर आपको बड़ा ऑफ कोर्स है ना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर मुझे फीस जमा करानी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, और जो भी क्वेरी जनरेट हुई है उसका रिप्लाई करना है, अगर क्वेरी जनरेट हुई है तो। फीस बेटा मैंने बोल ही दिया बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स SAF, है ना, सीट अलोकेशन फीस। कितनी है बेटा बताता हूँ। हालांकि बेटा ठीक है, 35,000 और 20,000 है। 20,000 बेटा SC/ST के लिए और बेटा 35,000 अपने जनरल बच्चों के लिए। लेट्स से मैं एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि एक बच्चे ने लेट्स से कि बेटा है ना 70 ऑप्शन फिल की, और किसी बच्चे को ये 50वें नंबर का ऑप्शन उसे राउंड 1 के रिजल्ट के अंदर 13 जून को मिल गया। ठीक, अब वो बच्चा ऐसा कहता है कि सर मुझे ये 50वें नंबर का ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं सर सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में जाना चाहता हूं। तो वो बच्चा एक बहुत बड़ी गलती कर सकता है। वो बड़ी गलती क्या कर सकता है वो, कि वो ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग करे ही नहीं, ना तो वो फीस जमा करे, ना वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, ना ही वो क्वेरी का रिप्लाई करे। इसमें से किसी भी एक स्टेप के अंदर वो मान लो कि फेल हो गया, उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, फीस जमा नहीं करी, या क्वेरी जनरेट हुई तो उसका रिप्लाई नहीं किया, तो फटाक से उसको काउंसलिंग से बाहर ही निकाल देंगे। लेट मी रिपीट इट, काउंसलिंग से ही बाहर निकाल देंगे, राउंड 1 से नहीं, काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। ना वो राउंड 2 में जा सकता है, ना वो राउंड 3 जा सकता है, ना वो राउंड 4 में, ना वो राउंड 5 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलेगा कि सर मुझे 50वें नंबर का ऑप्शन मिला है, सर मैं 50वें ऑप्शन से खुश नहीं हूं, सर मैं ऊपर के ऑप्शंस में जाना चाहता हूं, राउंड 2 में, राउंड 3 में। आप भले ही राउंड 2 राउंड 3 में जाना चाहें, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो ऊपर, तब भी आपको जो 50th नंबर का जो ऑप्शन है उसको प्रोविजनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, उसको आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, फीस जमा कराना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और क्वेरी जनरेट करना। अगर आपने ये काम नहीं किए तो ये मानेंगे वो लोग, मतलब जोसा लोग मानेंगे कि इस बच्चे को जोसा काउंसिल में इंटरेस्ट नहीं है, इसने और कोई प्राइवेट कॉलेज मैनेज कर लिया, फिर ये ड्रॉप कर रहा है, ये सीट किसी और को दे दो। अगर आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में अगर जाना भी चाहते हो, तब भी पहले राउंड में आपको जो कुछ मिला है आपको उसे प्रोविजनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? हाँ, अब अगले मुद्दे पे आता हूं। जैसे ही मैं इस बात को बड़ा आगे जाके और भी एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं एक बार है ना, जस्ट क्योंकि फ्लो बन रहा है। आपने जैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग की और आपने फीस जमा करा दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी, क्वेरी अगर कुछ आई तो वो भी रिप्लाई कर दी। आप अगर इस 50वें ऑप्शन से बहुत खुश हो, क्या मुझे तो 50वें नंबर की चीजें चाहिए थी, तो आप जब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज। मैं आगे जाके और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे और आप जैसे ही बड़ा इस 50वें ऑप्शन को प्रोविजनली एक्सेप्ट करोगे, तो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू फ्रीज इट, स्लाइड और फ्लोट इट। फ्रीज इट का मतलब यह है कि मैं राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में नहीं जाना चाहता, मुझे तो 50वें नंबर वाला ऑप्शन ही चाहिए, तो हम करेंगे फ्रीज। नहीं सर, मैं राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में, राउंड 5 में जाना चाहता हूं, और इसके ऊपर जो 1 से लेकर 49 तक के जो ऑप्शंस हैं, वहां अगर मुझे कोई जगह मिल जाए तो प्लीज मुझे वहां फिट कर दो। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा फ्लोट। स्लाइड का मतलब यह है कि जो 1 से 49 तक वो ऑप्शंस जो इस 50th ऑप्शन वाली कॉलेज के ऑप्शंस हैं, वहां मुझे भेज दो। मान लो कि 50th ऑप्शन जो है, मैं से एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि लेट्स से कि ये NIT जयपुर के अंदर मेटलर्जी है। आपको नहीं से मुझे तो NIT जयपुर ही चाहिए, तो इस 1 से लेकर 49 के अंदर जो भी NIT जयपुर के अंदर कोई ऑप्शन हुआ, और सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में अगर मान लो कभी जगह बनी, वहां पर कोई बच्चा वहां वाला बड़ा मान लो भाग गया हो, हट गया हो, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट कर देंगे। तो स्लाइड में और फ्लोट में आपके पास ऊपर जाने का ऑप्शन है नेक्स्ट राउंड्स के अंदर। फ्लोट के अंदर आप ऊपर के किसी भी जगह जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वहां पर जगह है या नहीं है, और स्लाइड के अंदर आप ऊपर सिर्फ वहां जा सकते हो जो सेम कॉलेज एज द सीट विच यू हैव प्रोविजनली एक्सेप्टेड। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, बट ये वाले पॉइंट बाद में वापस आएंगे तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कि मैं उनको और किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, बट रफली बात यही है।
तो जब भी आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे बेटा ये सारे प्रोसेस करने हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना है, आपको फीस जमा करानी है, आपको बेटा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्वेरी अगर आती है तो उसका रिप्लाई करनी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस बेटा 35,000 और 20,000 है, SC ST वाले बच्चों के लिए 20,000 और बेटा जो अपने जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे उनके लिए 35,000 की फीस है, जिसमें से 5,000 फीस जो होगी वो जोसा की होगी और जो बाकी फीस है वो आपकी IIT NIT की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। समझ गए इस बात को? मान लो 35,000 रुपए जमा कराए तो 5,000 रुपए तो जोसा वाले देंगे, जो बाकी 30,000 है वो आपकी IIT में वैसे की वैसे चली जाएगी। तो मान के चलना है कि आपकी कॉलेज की फीस में ये एडजस्ट हो रही है। परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं एक बात और बोल दूं, कोई अब इतना समझाने के बाद भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो नंबर ऑफ ऑप्शन से कम भरेगा, होगा ऐसा बच्चा, उसको हो सकता है कि राउंड 1 में कुछ मिले ही नहीं। अगर उसको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला तो उसे कोई काम नहीं करना, अब उसे बैठे बैठे वेट करना है कि राउंड 2 आएगा। अब मैंने तुम्हें दिखाया बेटा लास्ट वाले स्लाइड में कि राउंड 2 जो वो 30 जून से स्टार्ट होगा और मेरे ख्याल से बेटा वो शायद 3 जुलाई तक लगातार वो चलता जाएगा। अब जो राउंड 2 होगा उसमें वेट करेगा और जैसे राउंड 2 के अंदर बेटा मान लो कि 30 जून को ना राउंड 2 का रिजल्ट आया और 30 जून को राउंड 2 के अंदर उसे कोई ना कोई कॉलेज मिल गई, जैसे कॉलेज मिल गई उसको वापस सारे के सारे काम करने हैं। अब राउंड 2 के अंदर ये सारे के सारे काम जो करने हैं किसको करने हैं? जो बच्चा पहली बार उसे कोई ना कोई कॉलेज या ब्रांच मिली है राउंड 2 के अंदर, राउंड 1 में उसे कुछ नहीं मिला था तो अगेन उसे सारे के सारे ये वाले काम करने हैं। राउंड 1 में जिस बच्चे को कुछ ना कुछ मिला था उसने राउंड 1 के अंदर लेट्स से कि फ्लोट कर दिया और ये सारे काम कर लिए और राउंड 2 में आ गया। अब राउंड 2 में जैसे आया तो उसने देखा कि यार मैं तो 50वें नंबर पे था और मुझे अब 48वें नंबर की सीट मिल गई है। गुड, हैप्पी। अब आपके पास फिर से ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, क्वेरी जनरेट नहीं होगी, ये सब हो चुका, सिर्फ फीस जमा नहीं करानी। हर राउंड में फीस जमा नहीं करानी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फीस जमा करानी है, SAF वाली। तो एक PA फीस और हम बाद में एक्सप्लेन करूंगा उसको। लेकिन जैसे राउंड 2 में आएंगे फिर से पूछेंगे डू यू वांट टू फ्रीज इट, फ्लोट और स्लाइड इट। अगेन अपने हिसाब से फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड कर सकते हो। मैं अगले पेज पर वापस एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड आपको हर राउंड में करने हैं अपने विवेक के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से। लेकिन आपको फीस हर बार जमा नहीं करानी, फीस और डॉक्यूमेंट्स हर बार जमा नहीं करें। फीस हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए या जो क्वेरी का जो रिप्लाई है, ये सारे के सारे काम आपको सिर्फ वंस करने हैं। और कब करने? जब आपको पहली बार सीट अलॉट हो। हम में से मोस्टली बच्चों को राउंड 1 में ही सीट अलॉट हो जाएगी, तो इनको सिर्फ वंस करने हैं जब आपको पहली बार सीट अलॉट होगी। जब पहली बार बेटा जब सीट अलॉट होगी उस टाइम पर हमें ये फ्रीज, फ्लोट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फीस जमा कराना और क्वेरी जनरेट करना सिर्फ एक बार करना है। लेकिन जो आपका फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड है ये आपको एवरी राउंड करना है। अब वो फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, ये बड़ा आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन ये आपको हर राउंड के अंदर करना पड़ेगा। टोटली फाइन। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड बड़ा लेट से समझ में ना आया हो, तो मैं इसको एक एग्जांपल से भी थोड़ी देर में समझा दूंगा। यू नीड नॉट टू वरी, मैं यहां तक मान के चल रहा हूं कि आपको सारे बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिस बच्चे को राउंड 1 में कुछ ना कुछ मिल गया उसने बेटा सारे फीस जमा करा दी, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए और क्वेरी जनरेट अगर हुई तो उसका उसने रिप्लाई कर दिया। तो बस उसको सिर्फ राउंड 2 में सिर्फ उसका एक काम है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में एक ऑप्शन चूज करना, दैट्स इट। ऐसे चलते चलते लास्ट राउंड तक चलते रहो, बस ठीक हो गया अपना काम। अगर किसी बच्चे को पूरी काउंसलिंग से अगर बाहर निकलना है, सीट एक्सेप्ट करने के बाद भी, उसे बोलते हैं विथड्रॉ। विथड्रॉ मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा सीक्वेंस में लास्ट में आएगा। अब मैं थोड़ा सा जो बड़ा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड है मैं उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और मैं आपको किस तरह से सीट मिलती है उसका क्या एल्गोरिदम है मैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कोई बच्चा है जिसकी जेईई मेन में 500 रैंक है और जेईई एडवांस में 800 रैंक है। मैंने बड़ा एक अच्छी रैंक इसलिए ली क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस उसके पास बड़ा थोड़े ठीक ठाक बनते हैं, तो मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि 8000 के आसपास तो बहुत सारी क्लटरिंग हो जाएगी, तो मैंने ये ले लिया। जेईई मेन 500, जेईई एडवांस 800 रैंक है उसकी, और उसने सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे फिल कर रखे हैं। उसने खूब सारे ऑप्शंस फिल कर रखे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 18 ऑप्शंस आपको दिखा रखे हैं। पहले बॉम्बे में CS, दिल्ली में CS, दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन 4 ईयर, फिर बॉम्बे में डुअल CS, फिर दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन डुअल, फिर कानपुर में CS, फिर KGP में CS, फिर मद्रास में CS, फिर त्रिची में CS। त्रिची में CS इसलिए क्योंकि बड़ा उसकी जेईई में भी अच्छी रैंक है। फिर रुड़की में CS, फिर गुवाहाटी में CS, फिर बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल, फिर दिल्ली में इलेक्ट्रिक, फिर बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल का डुअल मतलब 5 ईयर, और फिर इलेक्ट्रिकल डुअल दिल्ली के अंदर, फिर कानपुर का इलेक्ट्रिकल, फिर KGP का इलेक्ट्रिकल उसने भर रखे हैं, और भी ऑप्शंस उसने नीचे भर रखे हैं। ठीक, राउंड 1 हुआ और लेट्स से कि राउंड 1 का जो रिजल्ट है 13 जून को आया, और राउंड 1 के रिजल्ट के अंदर पता चला कि उस बच्चे को 16th नंबर का ऑप्शन मिला। 16th नंबर का ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन दिल्ली, डुअल मिला उसको।
ठीक है, ये राउंड 1 में उसको 16th ऑप्शन मिली। अब जैसे ही ये ऑप्शन मिलेगा, अब उसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर उसे ऑफ कोर्स फीस जमा करनी है ना, उसे सारे के सारे बड़ा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और अगर कोई क्वेरी आती है उनकी तरफ से तो क्वेरी का उसे रिप्लाई करना है। साथ ही साथ अब इसके अंदर उसे फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड भी करना है। फ्लोट, स्लाइड या फ्रीज करना है। अगर वो बच्चा कह दे कि नहीं, मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिल्ली डुअल ही चाहिए, मुझे ऊपर का कोई ऑप्शन चाहिए ही नहीं, तो उसे उसी टाइम पर फ्रीज कर देना चाहिए। ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए। उसने इस 16 के ऊपर 15, 14 और बड़ा, यहां पर काउंटिंग गलत हो गई, चलने देते ठीक। उसने बड़ा जो बाकी जो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस थे वो इसके ऊपर भरे इसलिए थे क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की इलेक्ट्रिकल डुअल से बेटर बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल डुअल है, या इलेक्ट्रिकल दिल्ली की डुअल से बेटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिल्ली की 4 ईयर वाली है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बॉम्बे की 4 ईयर वाली है। तो ऑब्वियस बात है कि उसने जो ऊपर ऑप्शन भरे होंगे वो इससे बेटर ऑप्शन होंगे, तभी तो उसने ऊपर भरे होंगे। तो फ्रीज करना डजंट मेक सेंस, है ना। बट फिर भी कोई बच्चा बोलते नहीं सर, मैं तो सर ये 16 ही लूंगा। और या फिर मान लो ऐसा हो कि इसने इसके ऊपर कोई ऐसा ऑप्शन भर रखा हो जो अच्छा ना हो और गलती से उसने भर दिया हो, और उसको इस बात का डर हो कि यार अगर मैंने ऊपर फ्लोट या स्लाइड किया तो क्या पता ये मिल जाए, तो वो इस चक्कर में अगर फ्रीज करना चाहे तो फ्रीज कर सकते हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने सारे ऑप्शन बहुत ही कॉशियसली भरे हैं और मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर और लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे आपने भरे हैं। बट फिर भी अगर गलती से अगर कोई ऐसा ऑप्शन बीच में अगर आ गया जो आपको लगेगा यार ये अगर आ गया तो मैं फंस जाऊंगा, तो ऐसे केस में आप फटाक से फटाक से फ्रीज कर देंगे। तो राउंड 1 में जो भी मिला है उसको जस्ट फिक्स करना है, फ्रीज कर दो, डन। उसको लगे कि यार दिल्ली इलेक्ट्रिकल डुअल ठीक है ना, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, प्रोविजनली एक्सेप्ट करता हूं। प्रोविजनली तो एक्सेप्ट करना ही है, ये जो हम काम कर रहे हैं बड़ा, ये तो एक्सेप्ट करना ही है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया आपको बड़ा बाहर निकाल देंगे काउंसलिंग से, ठीक, करना ही एक्सेप्ट। लेकिन अगर आपको लगेगा यार मैं ना ऊपर का कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा ना, राउंड 2 में मैं चला जाऊंगा, राउंड 2 में, राउंड 3 में चला जाऊंगा मैं, तो आप क्या करो, फ्लोट करो। अगर आपने बड़ा फ्लोट किया तो राउंड 2 के अंदर आपकी कैटेगरी के अंदर जो भी आपकी रैंक है उसके हिसाब से ऊपर में कोई भी सीट अगर खाली हुई और तो आपको फटाक से वहां पर शिफ्ट कर देंगे, आपको वहां पर बड़ा फटाक से शिफ्ट कर देंगे। फ्लोट का मतलब क्या है कि राउंड 2 के अंदर इसके ऊपर का कोई भी अगर ऑप्शन खाली हुआ तो आपको बड़ा फटाक से वहीं शिफ्ट कर देंगे। आपसे पूछेंगे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे नहीं। पूछना क्या है, 16 के ऊपर ये जो सारे सारे ऑप्शन हैं आपने तो भरे, आपके हिसाब से ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इस ऑप्शन से बेटर है, तभी तो आपने ऊपर भरे। तो आपसे वापस से क्या पूछना है, तो आपसे पूछेंगे नहीं। अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन अगर मान लीजिए ले लिया है और राउंड 2 में अगर मान लीजिए कि उनको पता लगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बॉम्बे जो 4 ईयर है वहां पर एक सीट खाली हुई है और जो जितने बच्चे हैं उनमें सबसे अच्छी रैंक इस बच्चे के, तो आपको फटाक से वहां पर अपने आप शिफ्ट कर देंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। पूछेंगे नहीं, पूछ तो लिया, ये जो आपने भरे खुद लो भरे, किसी और से भरवाएं, तो आपसे पूछ के तो फॉर्म फिल कराएं, तो जैसे ही आपके लिए बड़ा वहां पर जगह खाली होगी आपको फटाक से वहां पर शिफ्ट कर देंगे। मान लीजिए बड़ा आप राउंड 2 में आपको उठाकर बड़ा मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बॉम्बे के अंदर आप पहुंच गए। ये राउंड 2 के अंदर, राउंड 2 के अंदर बड़ा आपको मान लीजिए कि आपको 12 नंबर का ऑप्शन मिल गया। आपको लगे कि यार एक काम करता हूं, राउंड 3 में चला जाता हूं। अगेन आप बड़ा फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड कर सकते हो। आपको बड़ा ये मिला, आपको कि यार मैं एक काम करता हूं, मुझे जाना बॉम्बे है ना, मुझे जाना बॉम्बे है, मुझे और कहीं नहीं जाना। तो अगर आपको मान लो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बॉम्बे मिल गई फ्लोट करने के बाद यहां से, तो और आप चाहते हो कि मैं बॉम्बे नहीं मिस करना चाहता, अगर आप मुझे अगर यहां से भेजना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में सीएस डुअल में या फिर सीएस बॉम्बे के अंदर ही शिफ्ट करो, मुझे बाकी किसी ऑप्शन में नहीं जाना, तो आप ऑप्शन चूज करोगे स्लाइड। समझ गए। अगर आप यहां पर आने के बाद अगर फ्लोट करते हो तो आपको किसी भी ऊपर के ऑप्शन में भेज देंगे अगर वहां पर जगह खाली होगी। तो अगर मान लीजिए आप यहां के बाद अगर मान लो कि स्लाइड ऑप्शन चूज करते हो तो आपको ऊपर में सिर्फ और सिर्फ उसी जगह भेजेंगे जो आपके कॉलेज वाले ऑप्शन होंगे। तो बॉम्बे वाले ऑप्शन बड़े यहां पर 2 और हैं, वहां पर अगर जगह खाली होगी तो भेज देंगे 3rd राउंड, 4th राउंड, 5th राउंड के अंदर, और अगर जगह नहीं होगी तो ये तो आपका फिक्स ही है। अच्छा हाँ, यहां पर एक कंफ्यूजन और बच्चों को, जैसे मैंने फ्लोट कर दिया तो जो मेरे पास जो ऑप्शन है ये तो रहेगा ना, अरे ऑफकोर्स रहेगा। फ्लोट करने का मतलब ये नहीं कि ये आपसे छीन लेंगे, नहीं, प्रोविजनली आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिल्ली डुअल मिल चुकी है पहले राउंड के अंदर। अगर आप फ्लोट करते हो तो इसका मतलब यह कि आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जा सकते, और ये वाली सीट आपसे कोई छीन नहीं सकता।
तो फ्लोट में ऊपर एनी ऑप्शन, स्लाइड में ऊपर वो ऑप्शंस जो उस कॉलेज के हैं जो कॉलेज मेरे पास है। परफेक्टली फाइन। यहां पर एक टेक्निकली और इंटरेस्टिंग बात आ रही है। अगर आपने पहले राउंड के अंदर अगर फ्लोट कर दिया तो सेकंड राउंड के अंदर आप फ्लोट भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो। अगर आपने पहले राउंड के अंदर मान लीजिए स्लाइड कर दिया तो अगले राउंड के अंदर आप सिर्फ स्लाइड और फ्रीज ही कर सकते हो। अगर आपने पहले राउंड के अंदर अगर फ्रीज कर दिया बेटा, फिर तो ऑफ कोर्स सेकंड राउंड थर्ड राउंड की बात नहीं आती। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास फ्लोट है। अगर आप पहले राउंड में अगर फ्लोट करते हो तो सेकंड में फ्लोट भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो। अगर आप दूसरे में फ्लोट करते हो तो अगेन थर्ड में आप फ्लोट भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो। थर्ड में अगर आप फ्लोट करते हो तो फोर्थ में आप फ्लोट भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो। पहले में आपने फ्लोट किया, अगले में आप फ्लोट और स्लाइड कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने सेकंड में आप स्लाइड कर लिया तो आप थर्ड के अंदर सिर्फ स्लाइड ही कर सकते हो, फ्लोट नहीं कर सकते। फ्रीज तो आप ऑफ कोर्स कभी कर सकते हो। समझिए इस बात को। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है बेटा? फ्लोट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हालांकि बेटा मैं यहां पर ये भी समझना चाह रहा था कि एल्गोरिथम क्या है सीट अलॉटमेंट का। बट ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और उस एल्गोरिथम में इंटरेस्ट भी नहीं होगा आप लोगों को कि यार किस कारण से सीट मिल रही है, मुझे इससे क्या मतलब है, मेरे रैंक के हिसाब से मिल रही है। टोटली फाइन बेटा। बस ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फ्लोट इज द बेस्ट ऑप्शन और फ्लोट आपको बेटा हर राउंड के अंदर करना है। जब तक आप फ्रीज ना कर दो या फिर लास्ट राउंड तक ना पहुंच जाओ, तब तक आपको फ्लोट 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 लगातार करते रहना है, या फिर फ्लोट या स्लाइड आपको लगातार करते रहना है। परफेक्टली फाइन। एनआईटी त्रिची जब दे रहे होंगे तो बेटा आपकी वो जेई मेन की जो रैंक होगी उससे मैनेज करेंगे वो। और ये जो आईआईटीज होंगे ये जो मिलेंगे ये बड़ा आपकी आईआईटी एडवांस की रैंक से फैच करेंगे। तो आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं बड़ा उसमें आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी सबको इंटरमिंगल कर सकते हो और उनका जो कोड है वो बड़े आराम से आपको उस कॉलेज को आपकी जो रैंक है ना, उस आपकी जो कैटेगरी रैंक है उसके साथ वो मैच करता रहेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आईआईटी लिख सकते हो, आईआईटी लिख सकते हो, एनआईटी लिख सकते हो। आपकी जो इच्छा बड़ा सारे ऑप्शंस को आप मिक्स कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे बड़ा मैंने मिक्स करा था ना, इतनी सारी आईटीज की मैंने एक बड़ा एनआईटी डाल रखा था, कोई बच्चा इतनी सारी आईटी की ट्रिपल डालना चाहे बिल्कुल डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्स एंड मैच आर ऑलवेज पॉसिबल। और जो भी आपके पास बड़ा ऑप्शन होंगे वो कौन से वाले एग्जाम की रैंक के साथ उसको मैच कराना है, उनका जो बड़ा कोड होगा वो अपने आप, एल्गोरिदम होगा वो अपने आप उससे मैच करा लेगा। आई रियली होप बड़ा फ्रीज फ्लोट स्लाइड आपको बड़े समझ में आ गए होंगे। आपने बड़ा बिल्कुल पहले दूसरे पेज में नोटिस किया होगा एक मॉक सीट अलोकेशन वाला शब्द आया था, जिसको मैंने उस टाइम पर फटाक से बड़ा स्किप कर दिया था। आपको लगाओ कि यार सर तो बता ही नहीं रहे। नोटिस करना बेटा, 8 जून को मॉक सीट अलोकेशन 1 आएगा दोपहर 2 बजे। और बेटा एक बार और आएगा, कहां गया बेटा वो, हाँ 10 जून को बेटा मॉक सीट अलोकेशन 2 आएगा दोपहर को 1 बजे। ये मॉक सीट अलोकेशन क्या है मैं बेटा समझाता हूं। और ये मॉक सीट अलोकेशन 2 बार हो रहा है बेटा, एक बार 8 तारीख को, एक बार 10 तारीख को। और ये राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले है। जिस टाइम पर हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ना, उस टाइम पर मॉक सीट एलोकेशन है। ये मॉक सीट एलोकेशन क्या है, इसका फंडा क्या है, ये हमारे किस तरह से काम आ सकता है, वो मैं एक बार के लिए आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। सुनना बेटा, 8 जून को मॉक सीट एलोकेशन हुआ 2 बजे। ठीक है। ये एक तरीके से चुनाव के बाद के एग्जिट पोल नहीं होते क्या, काफी तक वैसा सा है। ये हमें ये बताते हैं कि 7 जून की रात 8 बजे तक, एक दिन पहले रात 8 बजे तक जितने भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग की थी और जैसी जैसी चॉइस फिलिंग की थी उसके हिसाब से टेंटेटिवली आपको क्या मिल रहा है। जैसे एग्जिट पोल बताता है कि यार रफली ये वाली पार्टी जीत रही है, एग्जैक्टली उसी तरीके से मॉक सीट एलोकेशन ही बताता है कि 7 तारीख को रात को 8 बजे तक चॉइस फिलिंग ओपन है। अभी राउंड 1 स्टार्ट नहीं हुआ है। राउंड वन तो बेटा ऑफ कोर्स 13 से स्टार्ट होगा। 2 जून से लेके 11 जून के बीच में तो आप चॉइसेस फिल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना, ऐड कर सकते हो ब्रांच और कॉलेज को, रिमूव कर सकते हो ब्रांच और कॉलेज को। उस चॉइस फिलिंग के दौरान 8 जून को मॉक सीट एलोकेशन के अंदर आपको बताएंगे कि आप और आपके साथ ये जो लाखों बच्चे बैठे हैं उन्होंने जो लाखों चॉइसेस भरी हैं उसके हिसाब से फिलहाल आपको ये मिल रहा है। और ये कैसे काम आता है? ये ऐसे काम आता है कि लेट्स से किसी बच्चे ने 200 ऑप्शंस फिल किए और 200 ऑप्शन फिल करने के बाद मॉक सीट एलोकेशन के अंदर लेट्स से उसे 71 नंबर पर, मैं से एग्जांपल बोल रहा हूं कि उसे MNIT जयपुर के अंदर मेटलर्जी मिल रही है।
ये किस बेसिस पे है? उसने जो खुद चॉइसेस फिलिंग किए हैं वो, और उसी टाइम पर जो बाकी बच्चों ने चॉइसेस फिलिंग किए उसके हिसाब से टेंटेटिवली उसको क्या मिल रहा है। जैसे उसको पता लगता है कि यार मुझे एमएनआईटी जयपुर के अंदर मेटलर्जी मिल रही है, तो उस टाइम पर बच्चे का हल्का सा दिमाग घूमता है, उसे फिर ऐसे लगता है कि यार क्या मुझे चाहिए क्या वाली। तो फिर उस केस में बच्चा इसको हल्का फुल्का ऊपर नीचे आगे पीछे करता है। और ऑफ कोर्स ऊपर नीचे आगे पीछे करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये तो 11 तारीख तक का टाइम है ना आपके पास, तो आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मॉक सीट एलोकेशन से रफली आइडिया लग जाता है कि आपको क्या मिलने वाला है। अब इसमें बच्चों का सवाल होगा कि सर कितना एक्यूरेट है? ये उतना ही एक्यूरेट है जितना दुनिया भर के बड़ा जितने भी आपके है ना एग्जिट पोल होते हैं, मतलब गैस सा है, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन यही मॉक सीट एलोकेशन एक बार फिर से होगा, ये 10 जून को होगा। ये काफी एक्यूरेट होता है। ये काफी एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि जो पहला मॉक सीट एलोकेशन था ना, उसमें बच्चे अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे करते हैं पहली बात तो। और 10 जून तक, 11 जून तक को, तो 11 जून को शाम को 5 बजे तो बंद ही होने वाले ना चॉइस फिलिंग। तो 10 जून तक मोस्टली बच्चे अपने चॉइसेस फिल भी कर लेते हैं और अपना मन भी बना लेते हैं कि मुझे क्या ऊपर रखना है, क्या नीचे रखना है, क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। तो 10 जून को जो 1 बजे वाला जो मॉक सीट एलोकेशन होगा, उसमें फिर से आपको बताएंगे कि आपने जो चॉइसेस फिलिंग की हैं वो, और जो दुनिया भर ने जितनी चॉइसेस फिलिंग की है वो, उसके हिसाब से आपको ये 50वें नंबर की ये वाली कॉलेज मिल रही है। समझ गए? फिर भी अगर आप चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। चेंज क्यों कर सकते हो भाई? क्योंकि 10 जून की एक ही तो बजी है, 11 जून को खत्म होगा ना चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। तो अगर आप अभी भी चाहो तो उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बच्चे करते भी हैं। तो मॉक सीट एलोकेशन जो है वो मॉक है, वो एक तरीके से रफली आपको आइडिया दे रहा है कि ना आपको अभी सिचुएशन के हिसाब से ये वाले कॉलेज और ये वाले ब्रांच मिल रही है। एंड ये एक्यूरेट नहीं है, ये तो काफी इनएक्यूरेट। ये काफी इनएक्यूरेट तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मतलब 8 तारीख तक है ना पोर्टल पे चॉइस फिल करते ही नहीं है, वो पेपर पे ही चॉइस फिलिंग करके अपने टीचर्स वगैरह से डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं। और अगर मान लो चॉइस फिलिंग कर भी दी तो जैसे उनको मॉक में कुछ मिलता है तो वो फिर ऊपर नीचे करते हैं काफी सारा, दिमाग बहुत बार घूमता है उसके अंदर। तो ऐसे केस में ऑब्वियस बात है बेटा, मॉक सीट एलोकेशन का जो राउंड 1 है वो काफी इनएक्यूरेट है और ये डिसेंटली एक्यूरेट है। मैं ये नहीं कहूंगा बेटा ये एग्जैक्ट है, बट ये डिसेंटली आपको बताता है आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दिस इज द मॉक सीट एलोकेशन। आगे चलते बेटा, प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट। बेटा प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट मतलब कि जैसे ही बेटा आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा वैसे ही आपके पास प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट आएगा। प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट मतलब उसमें पूरा एक लेटर होगा, उस लेटर पे ये लिखा होगा आपका बेटा नाम वगैरह सब कुछ लिखा होगा, और आपको ये बोला जाएगा कि देखो बच्चे आपको है ना 51 नंबर आपने जो ऑप्शन भरा था एमएनआईटी जयपुर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो आपको मिल रही है। डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर? ये प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है। राउंड 1 के अंदर आपके पास प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट आएगा, वो फाइनल नहीं है। आप राउंड 2 राउंड 3 जा सकते हो ऑफ कोर्स, अगर आप सारे प्रोसेस फुलफिल करते हो तो। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्ट करनी है। सर मुझे एमएनआईटी जयपुर के अंदर मैकेनिकल चाहिए ही नहीं, सर मुझे राउंड 2 राउंड 3 जाना है। बेटा ये तो समझा रहा हूं, तब भी आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, और आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एक्सेप्ट द प्रोविजनली अलॉटेड सीट ऑनलाइन ऑन जोसा पोर्टल। और सीट एक्सेप्ट करने का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, मैंने जैसा आपको समझाया था। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बेटा आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी पड़ेगी, जिसे हम SAF कह रहे हैं। और अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है तो उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, और आपको साथ ही साथ फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट राउंड्स में अगर जाना चाहते हो तो फ्लोट करना पड़ेगा या स्लाइड करना पड़ेगा। एमएनआईटी जयपुर ही जाना है तो स्लाइड करना पड़ेगा, ऊपर के कोई भी जगह मुझे भेज दो तो फ्लोट करना पड़ेगा, और एमएनआईटी जयपुर मैकेनिकल ही चाहिए तो फ्रीज करना पड़ेगा। सो ये है आपका प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट को एक्सेप्ट करना। प्रोविजनल बड़ा शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका मतलब फाइनल नहीं है, मैं राउंड 2 राउंड 3 में जाने की मेरी पूरी इच्छा है। और प्रोविजनल सीट ऑफ ऑफर ऑफ सीट में जो कॉलेज आपको मिला है आप उससे नीचे कभी नहीं जा सकते। आप राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में सिर्फ ऊपर ही जा सकते हो, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छी बात है ना, ऊपर ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे बार बार बोल रहा था बेटा, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ना वो SC ST और PW वाले बच्चों के लिए 15,000 रुपीज है, और जो जनरल कैटेगरी वाला जो बच्चा है उसकी फीस बेटा 30,000। बेटा पता नहीं क्यों मुझे 35 याद थी, बट मेरे ख्याल से बेटा 30,000, फिर भी उसको आपसे चेक कर लेना। 5,000 रुपीज जो है बेटा ध्यान रखना कि इसमें से कट के जोसा वाले खुद रख लेंगे, ठीक है। और इस 15,000 में से बेटा 5,000 कट किए तो बेटा कितने बच गए? 10,000। इस 30,000 में से जो जनरल वाला बच्चा है, EWS वाला बच्चा है, OBC वाला बच्चा है, उसके बेटा कट के कितने हो गए? 25,000। ये 25,000 आपकी जो रिस्पेक्टिव IIT और NIT या बेटा गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहां पर ये 25,000 उनको ट्रांसफर कर देंगे और आपकी ये फीस के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे।
ठीक है बेटा, ये सब बातें नीचे लिखी हुई हैं बेटा। बाकी आप पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के ई चालान से बेटा कर सकते हो, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बेटा जो फीस है ये एक तरह से नॉन रिफंडेबल है। अगर आप आगे जाकर विथड्रॉ वगैरह करते हो तो बेटा ऐसे केस के अंदर बेटा 7,000 रुपीज डिडक्ट होकर फिर बेटा फीस रिफंड होगी, सारी फीस रिफंड नहीं होगी। अगर आप टाइमली विथड्रॉ करते हो, इस विथड्रॉ कैसे करना मैं समझाऊंगा बाद में, तो बेटा तब आपके 7,000 रुपए फीस कट के आपकी सारी फीस वापस आ जाएगी। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंडिपेंडेंट रीवेरिफिकेशन क्या है। राउंड 1 में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दिए। राउंड 2 में आप जाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्लोट या स्लाइड करना है। राउंड 3 में जाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्लोट और स्लाइड करना है। राउंड 4 में जाते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्लोट और स्लाइड करना है। और बार बार हर राउंड के अंदर वापस से वेरिफिकेशन नहीं होंगे। वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट से कोई वेरिफिकेशन नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होंगे। लेकिन एक रीवेरिफिकेशन भी हो सकता है। सर भी तो मना कर रहे थे कि रीवेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ उस एक ही बार होगा। अगर पहले राउंड में आपको एनआईटी मिल रही थी और नेक्स्ट राउंड में अगर आपको आईआईटी मिल गई, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस से रीवेरीफाई करने हैं और आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वेरी जनरेट तो नहीं हो रही। समझ गए? पहले राउंड के अंदर आईआईटी थी, सेकंड राउंड में एनआईटी मिल रही है, तो अगेन रीवेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स जो होंगे बेटा वो आपको वापस से वेरीफाई कराने हैं। हो सकता है आपको वापस से अपलोड करने के लिए बोले, क्योंकि है ना आईआईटीज जो होते हैं ना वो है ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर जेईई का एडमिट कार्ड नहीं मांगते, एनआईटीज मांगते हैं। मान लो पहले राउंड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ है ना आईआईटी मिली और सेकंड राउंड में आपको एनआईटी मिल गई, तो बोलेंगे कि एडमिट कार्ड दो, तो बेटा वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस अपलोड करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ रीवेरिफिकेशन सिर्फ तभी होगा जब एक राउंड में एनआईटी था, दूसरे में आईआईटी था, या पहले में आईआईटी था, दूसरे में एनआईटी था, पहले में आईआईटी था, दूसरे में ट्रिपल आईटी था। तो आईआईटी वर्सेस कोई और अगर जाओगे बेटा सिर्फ उस केस में ही रीवेरिफिकेशन है, अदरवाइज बेटा कोई रीवेरिफिकेशन नहीं है। एक ही बार वेरिफिकेशन करने से हमारा काम चल जाएगा, एक ही बार डॉक्यूमेंट्स बेटा करने से हमारा काम चल जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अर्लियर बाय द कैंडिडेट, बेटा ठीक है, and the documents uploaded on JOSA portal and the same is found to be due to willful forgery or act of cheating। अगर बड़ा मान लो कि डॉक्यूमेंट्स आपने फोर्जरी की है, चीटिंग की है, तो उस केस के अंदर आपको एडमिशन से बाहर निकाल सकते हैं, आपको सीट एलोकेशन से बड़ा ऑफ कोर्स डिबार कर सकते हैं, इवन बड़ा आपको है ना एलिजिबिलिटी वगैरह से बड़ा फोरफिट कर सकते हैं, और आपको इवन जेई 2027 से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास पहले ईडब्ल्यूएस था, अब ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो सर क्या मेरे साथ भी इतना बुरा करेंगे? नहीं, मैंने बेटा बोला ना, आपके पास पहले ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट था, अब आप नहीं दे रहे हो, आपके साथ बुरा तो होगा। बुरा क्या होगा? क्या आपको ओबीसी से जनरल कर देंगे यार, बुरा तो है ही, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए ना। लेकिन आपके ऊपर ये सारी कार्रवाइयां नहीं होंगी। ये सारी कार्रवाइयां सिर्फ तभी होंगी जब उनको लगेगा कि हमने कोई जाली कागज हमें जमा कराया है, सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे ना। ठीक। नेक्स्ट इज जो भी एनआईटी प्लस सिस्टम है, मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, उनके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। क्लास 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, तीनों की आवश्यकता नहीं है, किसी एक से भी काम चल जाएगा। क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मोस्टली बोर्ड्स के अंदर जो मार्कशीट है बड़ा वही सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड ऑफ जेईई मेन, बड़ा जेईई मेन का जो एडमिट कार्ड है बड़ा वो आपके पास होना चाहिए। हो सकता है बड़ा आप में से कई बच्चों के पास ना हो, तो बड़ा उसको अरेंज कीजिएगा। जो भी SC ST OBC EWS वाले बच्चे हैं उनके पास बड़ा उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी OBC और EWS वाला बच्चा है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला बड़ा सर्टिफिकेट ही उनके पास होना चाहिए। ठीक है, जो बड़ा PWD वाले बच्चे हैं बड़ा वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगेन बड़ा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चे हैं बड़ा अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करा लें। आपके पापा के नाम से या बड़ा आपके मम्मी के नाम से, आपके पेरेंट्स के नाम से बड़ा जो बैंक अकाउंट होगा उसका क्रॉस्ड बैंक चेक जो होगा उस पर क्रॉस्ड ऐसे करके बड़ा वो चाहिए होगा, या फिर पासबुक की जो पहले वाले जो पेज है ना उसकी इमेज भी चलेगी। ये बैंक अकाउंट बेटा है ना आपके पापा का भी हो सकता है, मम्मी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। कोशिश ये करनी है कि इसी बैंक अकाउंट से ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो रिफंड होंगे, जो बड़ा फीस जमा वगैरह कराओ, कोशिश करो कि इसी बैंक से ही आपके पास हो। एक मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा आपको जमा कराना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा उसका परफॉर्मा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी MBBS डॉक्टर से आप भरवा सकते हो, कोई भी MBBS डॉक्टर उसको भर देगा। बिल्कुल सिंपल सा है, विजिबिलिटी कितनी है, हाइट कितनी है, सिंपल बात है उसमें पूछ रखी, कोई बहुत ऐसा बड़ा काम नहीं है। जो बाहर वाले बच्चे हैं, जो बड़ा फॉरेन वाले बच्चे हैं, उनका OCI सर्टिफिकेट और PIO कार्ड चाहिए, अपन को नहीं चाहिए। जो फॉरेन वाले बच्चे बेटा उनके पास पासपोर्ट और उनका जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो, ये बड़ा फिर से बोल दूं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं है।
जो आईआईटीज वाले बच्चे हैं और आईएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बड़ा रफली वही है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि इन बच्चों को जेई मेन का जो एडमिट कार्ड है वो नहीं चाहिए, इवन एडवांस का एडमिट कार्ड भी नहीं चाहिए। तो एक डॉक्यूमेंट कम चाहिए, बाकी बड़ा सारे डॉक्यूमेंट वही है। ठीक है बेटा, मैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड मैंने लिखने के लिए बेटा लिख दिया है, हालांकि मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से एक्सप्लेन कर चुका हूं। फ्रीज में कैंडिडेट इज हैप्पी विद द अलॉटेड सीट, जो उसको सीट मिली है उससे वो खुश है, फ्रीज है, और वो ही डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स, दूसरे राउंड्स में वो नहीं जाना चाहता। सीट रिमेन अलॉटेड एंड गेट प्रोविजनली कन्फर्म्ड, जो सीट उसको मिली है वो उसके लिए फाइनल हो जाती है। फ्लोट किसको बोलेंगे? कैंडिडेट वांट्स टू ट्राई फॉर द हायर प्रेफर्ड प्रोग्राम इन एनी इंस्टीट्यूट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स, अगले राउंड्स के अंदर वो हायर में मुझे क्या क्या मिल सकता है वो अपना लक चेक करना चाहता है, नीचे नहीं जा सकता। इफ ए बेटर सीट इज ऑफर्ड इट इज एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली, अगर उसने चॉइसेस फिल की हैं उसमें अगर ऊपर कोई जगह होगी तो उसे ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट कर देंगे, वापस से पूछा नहीं जाएगा। अदरवाइज करंट सीट इज रिटेन्ड, अगर ऊपर कुछ नहीं मिलता तो जो सीट है वो तो उसके पास रहेगी ही रहेगी। स्लाइड क्या है बेटा? स्लाइड है कैंडिडेट वांट्स टू ट्राई फॉर द हायर प्रेफर्ड प्रोग्राम विद इन द सेम इंस्टीट्यूट इन द सब्सिक्वेंट राउंड, जो राउंड 1 में उसे प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस के टाइम जो कॉलेज मिली है उसी कॉलेज के अंदर ऊपर अगर कोई बढ़िया ऑप्शन है तो उसे बड़ा ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इफ ए बेटर प्रोग्राम इन द सेम इंस्टीट्यूट इज ऑफर्ड तो बड़ा वहां पर शिफ्ट कर देंगे, इट इज एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली, तो वहां पर उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे। और अगर ऊपर कोई बड़ा बेटर प्रोग्राम उसके पास नहीं होगा और उसकी रैंक उस हिसाब से नहीं है तो उसके पास जो कॉलेज है वही रहेगा। ये आपके पास बड़ा फ्रीज फ्लोट और स्लाइड है। ये कब करने हैं? ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम करने हैं, जब आपके पास रिजल्ट आता है किसी भी राउंड का, किसी भी राउंड का जब भी रिजल्ट आता है तो आपको ये वाला काम करना है, और हर राउंड में करना है। जब तक आप फ्रीज नहीं कर देते तब तक आपको लगातार ये सारे काम करते ही रहने हैं। नेक्स्ट इज, अब यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस आर अवेलेबल ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर नॉट ऑफर्ड एडमिशन इन देयर फर्स्ट चॉइस इन देयर चॉइस लिस्ट। ऑब्वियस बात है, किसी बच्चे ने बड़ा मान लो कि सबसे पहला ऑप्शन ही ये भरा कि आईआईटी दिल्ली के अंदर सीएस फॉर एग्जांपल, और उसको वो मिल गया, तो फ्लोट किस बात का? इसके ऊपर कहां जाएगा? है ना? स्लाइड किस बात का? ऊपर कहां जाएगा? ठीक, स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड ऑफ जोसा 2026। ऑब्वियस बात है बेटा, फ्लोट और स्लाइड जो ना वो तो अगले राउंड के अंदर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो दोगे ना, लेकिन अगला राउंड अगर है ही नहीं लास्ट राउंड में तो बेटा ऑफ कोर्स ये स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन नहीं होंगे। ऑब्वियस बात है। एक कैंडिडेट कैन चेंज फ्रॉम फ्लोट टू स्लाइड एंड फ्रीज, जैसे मैंने को समझाया था, आपने बेटा पहले राउंड में अगर फ्लोट कर रखा तो सेकंड राउंड में फ्लोट स्लाइड और फ्रीज तीनों कर सकते हो। लेकिन अगर बेटा आपने वही वाली बात है बेटा, ठीक है, फ्रीज है ना, फ्लोट कर रखा है तो अगले राउंड में आप स्लाइड और फ्लोट और फ्रीज कुछ भी कर सकते हो। पहले राउंड में अगर स्लाइड कर रखा तो अगले में सिर्फ स्लाइड और फ्रीज ही कर सकते हो। ठीक, If a candidate opt freeze against a seat, this option cannot be changed in subsequent round। अब ऑब्वियस बात है, अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आगे वाले राउंड में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फ्रीज मतलब फ्रीज अब बड़ा हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स। जो आईआईटी आपको मिल गया, लास्ट राउंड तक पहुंच गए, या फिर आपने फ्रीज कर दिया, आपको पता लग गया कि यार ये वाला आईआईटी या एनआईटी मुझे मिल रहा है, तो क्या करना है बेटा? पहले बोल दूं, फिजिकल रिपोर्टिंग उसी आईआईटी में करनी है जिस आईआईटी में आपको जाना है, अलग से कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं है। आफ्टर सीट एलोकेशन एंड्स, कैंडिडेट्स रिपोर्ट एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। वहां पर बड़ा ऑफ कोर्स जो बाकी फीस होगी वो आपको जमा करानी है, आपको अपना एडमिशन एकेडमिक सेशन से स्टार्ट करने हैं, और आपके जो सर्टिफिकेट्स थे वो आपको फिजिकली रीचेक कराने हैं। फिजिकली रीचेक कहां करने हैं? जिस आईआईटी में आपका एडमिशन हो वहीं चेक कराने हैं, अलग से किसी आईआईटी नहीं जाना। एडमिशन इज कैंसिल्ड इफ रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट, बट ऑफ कोर्स बच्चा पहुंचा ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स ही लेके नहीं गया, तो ऑफ कोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए क्या बनना? फिजिकल रिपोर्टिंग इज डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेशल राउंड। बड़ा ध्यान रखना कि जोसा जैसे ही एंड होगा, आईआईटी और आईएससी के तो एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई के लास्ट वीक के आसपास। लेकिन जो एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटीज हैं उनके सेशन अगस्त के पहले दूसरे वीक के आसपास स्टार्ट होंगे, थोड़े से लेट स्टार्ट होंगे क्योंकि पहले सीसैप का जो राउंड है, जो मैंने बताया ना स्पेशल राउंड होगा अलग से, जब तक वो नहीं आता तब तक ये वाला काम नहीं होगा। ऑल सर्टिफिकेट्स होंगे वो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट बड़ा ऑफिस से फिजिकली आपका चेक करेगा, जब आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा तब उससे पहले आपको चिंता करने की ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा रेमिटेंस ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। बेटा मैं लगभग बात बता चुका हूं, बस फिर लिख देता हूं। डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान। ई चालान बेटा सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का ही चलेगा, बेटा वहां से आप बेटा ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा सकते हो, और कैश पेमेंट बेटा आप ना ई चालान एसबीआई ब्रांच पे बना सकते हो।
सीट एक्सेप्टेंस फी बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जमा करानी है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर आपके मान लो कॉलेज अगर चेंज भी होते हैं तब सीट एक्सेप्टेंस फीस बार बार नहीं जमा करानी। सिर्फ और सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फीस जब आपको पहली बार जब सीट अलॉट होती है, चाहे वो राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो, जब भी आपको पहली बार जब सीट मिलती है तभी जमा करानी है। फीस जो बेटा ऑफ कोर्स रिफंडेबल नहीं है। हाँ, अगर आप बेटा विथड्रॉ कर लेते हो टाइमली तो आपके 7000 रुपीज कट करके बेटा आपको बाकी पैसे आपके रिफंड हो जाते हैं, टाइमली बेटा विथड्रॉ करते हो तो। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनआईटी प्लस वाले बच्चे, ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसको मैं बहुत बार बोलता हूं बेटा, ये वाला प्रोसेस अगर मिस हो गया तो एनआईटी प्लस वाले बच्चे रोएंगे। और है ना, हर साल इतना सब बोलने के बावजूद कोई ना कोई बच्चा रोते रोते मैसेज करता है कि सर मेरे से वाला प्रोसेस नहीं हुआ। एनआईटी प्लस वाले बच्चों को एक फीस और जमा करानी, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फीस। एसएफ तो थी, एक पार्शियल एडमिशन फीस और जमा करानी है। एससी एसटी वाले बच्चों को 20,000 है और बेटा जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 45,000 है। ये आपके एसएएफ की 20,000 और 30,000 वाले फीस थी, उसके अलावा है। ये आईआईटीज के लिए नहीं है, ये आईएससी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के लिए ही है। ये जो पार्शियल एडमिशन फीस है ये बेटा जुलाई के लास्ट वीक के अंदर विंडो खुलेगी बेटा, उस टाइम पर जमा करानी है जब आपका 5th राउंड, लास्ट राउंड जो हो रहा होगा, जब वो कंक्लूड हो रहा होगा उस टाइम पर ये वाली फीस जमा करानी है। इसकी डेट बेटा मैं अगले वाले स्लाइड में आपको बता दूंगा। ये ध्यान रखना, एनआईटी प्लस किसी बच्चे को अगर मिल रही हो बेटा उसको ये वाला मैसेज जरूर फॉरवर्ड कर देना कि सर ने बोला है कि जुलाई के लास्ट वीक के अंदर पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है। और ये वाली फीस जो होगी बेटा वो जोसा वाले पोर्टल पे ही फीस जमा होगी, लेकिन ये फीस आपकी रेस्पेक्टिव एनआईटी या ट्रिपल आईटी या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट को पूरी की पूरी शिफ्ट कर दी जाएगी। एसएफ में तो ये लोग 5,000 रुपए काट रहे थे ना, यहां पर कोई 5,000 रुपए नहीं काट रहे, यहां पर तो सारी की सारी फीस आपकी जो एक्चुअल फीस है उसी के अंदर ही मैनेज हो जाएगी। ये इसका टाइमिंग क्या है बेटा मैं आपको बताऊंगा। बाकी बेटा अगेन वही जो ई चालान वगैरह या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, वहां से आप ये वाली फीस जमा करा सकते हो। ठीक है ना। अब कोई बच्चा ऐसे बोल दे कि सर मैंने ना बढ़िया से ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर ली, मैंने फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड सब कर लिया, नहीं फ्रीज नहीं है ना, मैंने सब कर लिया है ना, ये मैं फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड सब कर रहा हूँ बढ़िया से, मैंने है ना फीस भी जमा करा दी, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सर मुझे ना एक टाइम पर आकर ऐसा लगा कि जोसाई काउंसलिंग से बेटर मुझे तो बिट्स लग रहा है, या फिर जोसाई काउंसलिंग से जो 3rd राउंड के बाद जो चीज मुझे मिल रही है ना ये और ऊपर तो हो नहीं रही है, और इससे अच्छा तो मैं ड्रॉप ही लूंगा। तो आप विथड्रॉ कर सकते हो। अब विथड्रॉ कब तक कर सकते हो, इसका एक रफ रूल याद रखना। जो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो 5वें राउंड तक कभी भी बाहर निकल सकते हैं। 2nd राउंड से लेकर 5th राउंड तक कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जिनको आईआईटी या फिर आईआईएससी बैंगलोर मिल रहा है वो 2nd राउंड से लेकर 4th राउंड तक कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉ करने का जो शेड्यूल है बेटा, जो आपके पास एक्चुअल शेड्यूल है उसके अंदर विथड्रॉ की डेट्स भी लिखी हुई है। A candidate who has accepted a seat can withdraw it online. 2nd राउंड ऑनवर्ड्स होगा। जिस किसी ने बेटा सीट को, प्रोविजनल सीट एक्सेप्ट की थी, फीस जमा कराई थी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड किया उसने, उसके अलावा बेटा उसने है ना डॉक्यूमेंट सारे के सारे वेरीफाई किए, क्वेरी आई तो उसका भी रिप्लाई किया, सारा प्रोसेस किया, वो बच्चा बेटा विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। आईआईटी आईएससी वाला बच्चा जो है वो 4th राउंड तक बेटा बाहर निकल सकता है, और इसके लास्ट डेट याद रखना 14 जुलाई को शाम को 5 बजे तक बेटा वो बाहर निकल सकता है आईआईटी आईएससी वाला बच्चा। उसके बाद बेटा कोई विड्रॉवल नहीं होगा। जो एनआईटी प्लस वाले बच्चे हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी वाले बच्चे हैं, वो विथड्रॉ बेटा फाइनल राउंड तक कर सकते हैं, मतलब 20 जुलाई को शाम को 5 बजे तक बेटा वो विथड्रॉ कर सकते हैं। परफेक्टली फाइन। विथड्रॉ करने के बाद बेटा क्या होगा, द अलॉटेड सीट इज कैंसिल्ड एंड गिवन टू अदर कैंडिडेट, द विथड्रॉल कैंडिडेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फर्दर राउंड्स। ऑब्वियस बात बेटा, विथड्रॉ करने का मतलब है कि मुझे इस जोसा की काउंसलिंग से बाहर निकलना है। मेरे को सीट मिल गई थी, फ्लोट होने पर मुझे ऊपर की भी मिल रही थी, लेकिन मुझे ऊपर वाली भी नहीं चाहिए थी, और मैं ना उतना मजा नहीं आ रहा, मैं तो ड्रॉप ही कर लूंगा। तो वो वाला जो बच्चा है बेटा वो उस काउंसलिंग से बाहर ही निकल रहा है। और बेटा ध्यान रखना कि इसके 7,000 रुपीज डिडक्ट होंगे, और उसके बाद उसकी जो फीस थी वो रिफंड होगी। मान लो 30,000 रुपए उसने जमा कराए थे और उसने टाइमली विड्रॉ कर लिया, तो उसके 23,000 रुपीज वापस आ जाएंगे। परफेक्टली फाइन, ठीक है। हाँ बेटा, इसकी एलिजिबिलिटी कोई इशू नहीं है। अगर इसने विड्रॉ कर लिया ना टाइम से, तो अगले साल अगर मान लो कि वो इस साल मान लो 12th में था, अगले साल 13th के साथ जे एडवांस का एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे कोई इशू नहीं है। सिर्फ उस वजह से 7,000 रुपीज का नुकसान लगेगा, और कोई बड़ा ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जिट का मतलब क्या है। एग्जिट का मतलब ये है कि ना, मतलब कुछ मिला ही नहीं आपको,
तो आपके पास एक एग्जिट का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक कर दो, बाहर निकल जाओगे। आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा भी नहीं कराई, कुछ मिल रहा था, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने जमा नहीं कराई और एक एग्जिट का ऑप्शन आ रहा था, बाहर निकल गए। विथड्रॉ में और एग्जिट में डिफरेंस है। विथड्रॉ वो वाला बच्चा कर रहा है जिसने फीस जमा कराई है, जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए हैं, उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा था और उसके बाद उसने सारे काम किए। एग्जिट वाला जो बच्चा है उसने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की, उसने फीस जमा नहीं कराई, उसको दिख गया कि यार ये चीज मिल रही है, ये नहीं चाहिए, वो एग्जिट मार गया। ठीक है, उसका कोई बड़ा पैसे वैसे का कोई नुकसान नहीं है और कोई इस पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ना, अगले साल वो एलिजिबल जैसे था वैसे ही रहेगा। तो एग्जिट बड़ा सिंपल एग्जिट है ना। बड़ा क्लास 12 की जो पासिंग स्टेटस है उसमें बड़ा हल्के फुल्के चेंजेस हैं। इसमें ये बोल रखा है कि बड़ा मान लो कोई बच्चा 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने लिख रखा पूरा मामला, और सीबीएसई में उन्होंने जब इस बार ना वो बड़ा कॉपीज स्कैन हुई, रिवैल्यूएशन हुआ और उसके नंबर बढ़ गए, 75 का क्रॉस हो गया, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी को चेंज कर देगा और वो josa@iitr.ac.in पर अपनी नई वाली मार्कशीट वगैरह भेज देगा। मतलब अगर मान लो कि उसके नंबर अगर कम है तो वो नई वाली मार्कशीट वहां पर भेज देगा, तो वो चेंज कर सकता है। तो क्लास 12 वाले बच्चों के मान लो कि अगर हल्के फुल्के अगर नंबर ऊपर नीचे अगर हो रहे हो तो बड़ा वो अपनी चेंज कर सकते हैं। हाँ बेटा, राउंड 3 जो होगा बेटा वो 6 जुलाई से स्टार्ट होगा शाम को 5 बजे तक, और बेटा अगेन वही ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह है बेटा। ठीक है, थर्ड राउंड जो है बेटा अगेन है ना, जैसे थर्ड राउंड है उसमें विथड्रॉवल का जो ऑप्शन है ना, इन्विटेशन ऑफ विथड्रॉवल बेटा वो कब स्टार्ट हो रहा है, जुलाई 7 को 10 बजे से जुलाई 8 को बड़ा विड्रॉ कर सकते हो। ये थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ कि थर्ड राउंड बड़ा इस तरह से एग्जिट कर सकते हो बड़ा। फिर फोर्थ राउंड जो स्टार्ट होगा वो 10 जुलाई से स्टार्ट होगा बड़ा। फिफ्थ राउंड जो होगा बड़ा वो 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। फिफ्थ ऑफ राउंड में ध्यान रखना बेटा, जो भी आईआईटी वाले बच्चे हैं बड़ा ध्यान रखना, जो आईआईटी वाले बच्चे हैं वो बड़ा विथड्रॉ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक ही कर सकते हैं। देखो ये रहा विद, ये फोर्थ राउंड रहा, ये फोर्थ राउंड रहा, और फोर्थ राउंड के अंदर यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है फोर्थ राउंड को जुलाई 14 को शाम को 5 बजे, लास्ट राउंड फॉर विड्रॉवल एग्जिट फॉर आईआईटी आईएससी। फोर्थ राउंड में कोई बच्चे को आईआईटी आईएससी मिल रही हो और उससे सेटिस्फाइड ना हो, बाहर निकलना हो बेटा, आईआईटी और आईएससी वाले बच्चे वो यहां से एग्जिट कर सकते हैं। कब से एग्जिट कर सकते हैं, लास्ट राउंड, सेकंड लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड जो ना वहां पे, कब उसकी डेट क्या है बेटा, 14 जुलाई को शाम को 5 बजे तक एग्जिट कर सकते हैं। फिर आपका जो फिफ्थ राउंड है बेटा वो 16 जुलाई से स्टार्ट होगा एंड बस। ठीक है ना, ये सारा का सारा काम था। मैं बेटा यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात थी, मैंने बोला भी था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो पार्शियल एडमिशन फीस है ना वो बड़ा ध्यान से देखो। एनआईटी प्लस सिस्टम जो वाले बच्चे हैं ना, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी वाले बच्चों, उनको 22 जून से लेकर 24 जून के बीच में पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है और ये 24 जुलाई को शाम को 5 बजे तक बेटा फीस जमा करानी है। और बेटा ये आपकी पार्शियल एडमिशन फीस कितनी थी, 45,000 और 20,000 थी। इसकी बेटा ये विंडो ये रही। अगेन बेटा 22 जुलाई और 24 जुलाई के आसपास में आपके सबके पास जो बड़ा ग्रुप में बच्चे होंगे सबके पास मैसेज फिर से करा दूंगा कि पार्शियल एडमिशन फीस जमा करा दे। पार्शियल एडमिशन फीस बेटा सिर्फ और सिर्फ किनके लिए, जो बेटा है ना एनआईटी ट्रिपल आईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए। और फिफ्थ राउंड में बेटा जो एनआईटी वाले बच्चे हैं वो अगर मान लो विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ की जो विंडो है वो 16 जुलाई से 20 जुलाई तक है। ये 16 जुलाई से 20 जुलाई की बेटा विंडो है सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी वाले बच्चों के लिए। आईआईटी वाले बच्चों की विंडो तुम जानते हो, इस राउंड से पहले वाले राउंड के अंदर विड्रॉ वाला ऑप्शन चला गया था। ठीक है, एंड जेई एडवांस के लिए बेटा एलिजिबिलिटी में कोई खास ऐसी बेटा बात है नहीं, बस सिंपल सी बात ये कि अगर मान लो कि किसी बच्चे ने इस साल अगर आईआईटी या आईएससी में एडमिशन ले लिया है ना, फोर्थ राउंड तक उसने आईआईटी और आईएससी मिल गई और फोर्थ राउंड तक उसने विड्रॉ नहीं किया, तो अब उसको कोई ना कोई आईआईटी या आईएससी मिल गई। अब वो भले वहां पर ना जाए, अगर वो नहीं गया तब भी वो अगले साल जेई एडवांस 2027 के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब 2026 में अगर आपको एनआईटी मिल जाता है तो आप अगले साल आईआईटी का एग्जाम, आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। 2027 के अंदर आपको आईआईटी आईएससी मिल रहा था, फिर भी आपने फोर्थ राउंड या उससे पहले विड्रॉ कर लिया, तो भी आप अगले साल आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने फोर्थ राउंड तक एग्जिट नहीं किया और आपको आईआईटी या आईएससी में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गई, आप भले उसको ज्वाइन करो या ना करो, आप जेई एडवांस 2027 का एग्जाम देकर अगले साल आईआईटी नहीं जा सकते। तो इस साल किसी बच्चे को अगर आईआईटी या आईएससी अगर अलॉट हो गया है और उसने विड्रॉ नहीं किया तो वो अगले साल आईआईटी या आईएससी नहीं जा सकता। हाँ, इस साल आपको एनआईटी अलॉट हो गया तो आप अगले साल आईआईटी जा सकते हो, कोई दिक्कत सच नहीं है। ठीक है, यही बड़ा बात थी। एंड ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल बात है, तो बाहर वाले जो बच्चे ना उनके बड़े लिखे बातें हैं।
यही सब बड़ा मेरे ख्याल से बातें थी। फिर बड़ा अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। एंड आई रियली होप बड़ा आप लोग सारे के सारे बड़े आराम से इतना सारे चीज़ें फ़ील करोगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड लगातार लाइव आपके साथ रहें। आपके मन में कोई भी शंकाएँ हों, कोई बातें हों, हम लगातार उनके ऊपर लगातार वीडियोज़ बनाएँ और लाइव आपके साथ लगातार डिस्कस लगातार करते रहें। जो बच्चे इस साल आईआईटी, एनआईटी अगर जा रहे हैं, वो अपने छोटे भाई-बहनों को, है ना, और अपने जो मतलब जूनियर्स हैं, उनको ज़रूर बताएँ कि है ना हमारा मोहित त्यागी चैनल और हमारा जो कॉम्पिटिशन सिस्टम है, उसको किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। हमारी कॉम्पिटिशन की ऐप पर, वेबसाइट पर जो फ्री रिसोर्सेज़ हैं, उसके बारे में बताइए। हमारी जो पूरी जो प्लेलिस्ट है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसके बारे में उनको ज़रूर बताइए। एंड खुश रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट। बाय।